हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं CIIB की और ABFM यानी कि एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर गो थ्रू कीजिए, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए कवर किए हैं। वैसे तो हमारी सभी PDFs चारों के चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड 5 के 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ के साथ आप डायरेक्टली भी लिंक को विजिट कर सकते हैं, विच इज़ iibf.info/CAIIB। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे रिलेटेड टू ABFM, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ CAIIB। तो CAIIB का फुल कोर्स भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस मिल जाएंगी, केस स्टडी वीडियोस भी रहेंगी शामिल उसमें, साथ के साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीज़ें शामिल रहने वाली हैं। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, फ्री PDFs आपको मिलेंगी, साथ में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप इस वीडियो को डेफिनेटली अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी JIIB CIIB की तैयारी कर रहे हैं। टू प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल ओवर देयर। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं वेंचर कैपिटल में, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक वेंचर कैपिटल है एंड फर्दर यहां पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा डालते हैं एंड वेंचर कैपिटल जो होता है वो स्टार्टअप्स में पैसा डालता है। एंड ये वेंचर कैपिटल की यानी कि जो यहां पर जनरल यहां पर आपके पास पर्सन होते हैं, वो यहां पर जो GPs होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो यहां पर रिटर्न लेकर के देते हैं इन्वेस्टर्स को। दैट्स अ फंडा रिलेटेड। ओके, तो यहां पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं वेंचर कैपिटल में, ताकि जो नई एंटरप्राइजेस हैं, जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्राइवेट इक्विटी की फॉर्म में या फिर वेंचर कैपिटल की फॉर्म में जो पैसा वो मिल पाए। तो दो तरह की चीज होती है, एक होती है वेंचर कैपिटल और एक होता है हमारे पास प्राइवेट इक्विटी। तो दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि दोनों को टर्म्स को यहां पर साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, एक दूसरे को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, उन्हीं चीजों को हम यहां पर समझेंगे। ओके, सो वेंचर कैपिटल जो होता है वो एक इन्वेस्टर होता है जो यहां पर यंग कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करता है एंड उसके बदले में वो उनकी इक्विटी ले लेता है, यानी कि उनकी जो ओनरशिप होती है वो यहां पर लेता है। नई कंपनी जो होती है वो यहां पर अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एंड फर्दर बैंक्स भी इनको कंपनीज को जल्दी लोन नहीं देते नई कंपनीज को, क्योंकि इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, इनका कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है एंड इनके यहां पर कंपनी जो होती है दोज आर अनप्रूवन ओवर देयर। वेंचर कैपिटल जिनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हाई होता है, उनका पर्टिकुलरली रेट ऑफ फेलियर भी ज्यादा होता है, लेकिन स्टिल वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी चल पड़ी तो उनको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। वेल नोन अगर वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो उसमें जिम ब्रेयर है जो एक अर्ली इन्वेस्टर है फेसबुक के, एंड पीटर फेंटन है जो एक इन्वेस्टर है ट्विटर के। ठीक है, तो काफी ज्यादा बेनिफिट आप देख सकते हैं किस तरह से ये कमाते हैं। एंड फर्दर ये साथ के साथ कैपिटल के साथ साथ ये स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है, साथ के साथ जो मैनेजरियल एक्सपीरियंस होती है वो भी यहां पर प्रोवाइड करते हैं। एंड जो वेंचर कैपिटल यहां पर फर्म्स होती है वो एंटिसिपेट करती है कि इनको काफी ज्यादा अच्छी रिटर्न मिलेगी इनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ICICI वेंचर, जिसको पहले की हम TDICI के नाम से जानते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, एंड इन्होंने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया था ICICI लिमिटेड के बीच में एंड UTI के बीच में, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ICICI के बीच में। यहां पर 1988 में एक जॉइंट वेंचर हुआ था जिसको रीनेम कर दिया गया टू ICICI वेंचर आफ्टर बिकमिंग होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द ICICI लिमिटेड नाउ, जो कि ICICI बैंक है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कितना कितना बेनिफिट ये जो वेंचर कैपिटल फंड होती है वो यहां पर कमाती है। अब बात यह आती है कि वेंचर कैपिटल एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब देखिए, बैंकिंग के लेंडिंग सिस्टम में ऑलरेडी काफी ज्यादा डेफिशिएंसीज है। बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ जो एस्टैब्लिश फर्म्स होती है उनको ज्यादा लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जिनके पास टेंजिबल एसेट्स हो। एंड डेफिनेटली ये जो नई कंपनीज होती है इनके पास टेंजिबल एसेट अपने इतने ज्यादा नहीं होते, इनमें रिस्क लेवल जो होता है काफी ज्यादा हाई होता है, इसी वजह से इनके साथ जो एसोसिएटेड डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट होगा वो भी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा। एंड साथ के साथ जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहां पर फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं नए बिजनेसेस को, ताकि जिनके पास इवन एसेट नहीं भी है वो भी यहां पर बिजनेस कर पाए एंड डेफिनेटली ये काफी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स उनको कमा करके दे सकते हैं। एंड साथ के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर क्या कहते हैं कि हमें अब अपनी कंपनी में से एक हिस्सा दे दो। ये नहीं कहते कि हमें पैसे वापस चाहिए, ये कहते हैं कि हमें हिस्सा दे दो। अब कंपनी के लिए भी बढ़िया, क्योंकि उसके पास शुरू के टाइम पर ऑलरेडी एवेन्यूज नहीं है जिनसे वो पैसा वापस करेगी, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इनको बेनिफिट मिल जाता है। ओके, तो यहां पर ये काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अगर इनकी ओनरशिप है। लेट्स से देखिए, इसकी एक कंपनी की वर्थ जो है आज की डेट में ये आंकते हैं कि 10 लाख की है एंड कल की डेट को
उसी कंपनी की जो कीमत है अगर वो 10 करोड़ की होती है, इन्होंने 5 लाख लगाया था तो 5 करोड़ हो गया, यानी कि 4 करोड़ यहां पर 95 लाख का इनको बेनिफिट मिल गया। ओके, सो दैट्स अ फंडा रिलेटेड। तो वेंचर कैपिटल जो होते हैं यहां पर फाइनेंशियल बैकिंग की जाती है, साथ के साथ ये स्ट्रेटेजी गाइडिंग भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, साथ के साथ ये मेंटरशिप भी ऑफर करते हैं। तो काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर बिजनेस ओनर्स को मिल जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्या क्या बेनिफिट यहां पर होते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहां पर हाई लेवल रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनको काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सिंपल सा फंडा, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतनी ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये पहली चीज है। लेकिन फेलियर के चांसेस भी डेफिनेटली ज्यादा होते हैं, तो यहां पर इनको प्रॉपर्ली गो थ्रू करना पड़ता है, छानबीन करनी पड़ती है। एंड साथ के साथ ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये एक्टिवली इंटरेस्ट भी लेते हैं। कंपनी के जो कामकाज चल रहा है उसमें एक्टिवली इंटरेस्ट भी लेते हैं, ताकि कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जा पाए। एंड जिस जगह पर कंपनी काफी ज्यादा ऊंचाई पर चल जाएगी, तब जाकर के ये अपने जो शेयर होते हैं उनको सेल ऑफ कर देते हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ये वहां पर अर्न कर पाए। एंड फाइनेंशियल बर्डन जो होता है कंपनी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि कंपनी को पैसा वापस करना ही नहीं है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपना यहां पर बिजनेस आगे बढ़ाना है। एंड फॉर द डेट वुड बी, क्योंकि ये इक्विटी शेयर लेते हैं, दैट्स अ फंडा रिलेटेड। एंड टिपिकली यहां पर जो यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं 3 से 7 साल के बीच में वो क्या करते हैं, वो एग्जिट ले लेते हैं। एग्जिट लेने का मतलब होता है कि जब कंपनी को आगे बढ़ा दिया तो ये नहीं कि कंपनी के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, उनका मेन मोटिव होता है कि उन्होंने इतना परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है अर्न करना होता है। अब यहां पर कंपनी से ऑलरेडी इनको इतनी रिटर्न मिलने लगी है, तो यहां पर ये इक्विटी के थ्रू या तो किसी और बिजनेस के साथ मर्ज हो जाएगी कंपनी उसके थ्रू, या फिर कोई नया वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया वो हो गया, या फिर आईपीओ के थ्रू यहां पर क्या होता है कंपनी पब्लिक होगी तो उसके थ्रू ये अपने जो पोजीशनिंग होती है, अपनी होल्डिंग होती है उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ओके, जो प्रमोटर होता है कंपनी का, वो पर्टिकुलरली क्या करता है, वो जब यहां पर असिस्टेंस रिसीव करता है तो उसके पास पहला राइट होता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होल्ड की गई है वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा, वो यहां पर उसके पास पहला राइट रहेगा कि वो अगर परचेज करना चाहता है अपनी इक्विटी को, तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो परचेज कर सकता है, वो प्रमोटर के पास पहला राइट रहता है। ओके, अभी हम यहां पर बात करते हैं कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल जो है उनके बीच में क्या क्या यहां पर समानता है, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, एंड साथ के साथ क्या उनके डिसीजन है, उन सभी बात में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोनों ही, चाहे प्राइवेट इक्विटी की बात करें चाहे हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, दोनों ही डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो लेंडिंग है, जो पैसा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। एंड फर्दर दोनों ही लिमिटेड पार्टनर से पैसा उठाते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। एक हमारे पास होता है जनरल पार्टनर, जनरल पार्टनर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंड जो यहां पर कामकाज चलाएंगे वो होते हैं जनरल पार्टनर। एंड एक हमारे पास होते हैं लिमिटेड पार्टनर जो अपना पैसा यहां पर लगाते हैं एंड इनको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है। आप इस तरह से सोचकर चलिएगा कि 70% तक का जो प्रॉफिट होता है वो यहां पर लिमिटेड पार्टनर्स के पास जाता है, एंड ये जो जनरल पार्टनर होता है इनके पास 30% प्रॉफिट जाता है। एंड साथ के साथ जनरल पार्टनर के पास यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन फीस वगैरह ये चार्ज करते हैं इन लिमिटेड पार्टनर से, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनीज की फंडिंग एंड ऑल सभी चीजों को मेंटेन करते हैं। साथ के साथ यहां पर वेंचर कैपिटल में जो जो यहां पर एम्प्लॉइज इन्होंने रखे हैं, चाहे एनालिस्ट है चाहे कोई भी पर्सन है, उनको यहां पर सैलरीज भी ये प्रोवाइड करते हैं। दैट्स अ फंडा रिलेटेड। ओके, तो यहां पर दोनों ही जो होते हैं वो यहां पर लिमिटेड पार्टनर से पैसा उठाते हैं एंड प्राइवेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल दोनों का सेम होता है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को जो यहां पर बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उसको इंक्रीज करना होता है एंड बाद में यहां पर ये कंपनीज को सेल कर देते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर पाए। अब यहां पर दोनों में डिस्टिंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या डिस्टिंक्शंस है। अगर हम मीनिंग वाइज देखते हैं तो पर्टिकुलरली वेंचर कैपिटल के फॉर्म में यहां पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, जो पर्टिकुलरली इन्वेस्ट यहां पर किया जाता है पैसा, ताकि प्राइमरी स्टेज में कंपनी को ग्रो किया जा सके। एंड प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो यहां पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट उन कंपनी में होती है जो अभी लिस्टेड नहीं है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन बड़ी कंपनीज है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वेंचर कैपिटलिस्ट इनिशियल स्टेज पर होता है, प्राइवेट इक्विटी लेटर स्टेज पर होती है। अगर हम फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, यानी कि पैसा कम होता है लेकिन ज्यादा कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी जो होती है कम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, इनके पास होल्डिंग होती है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये हाई टेक्नोलॉजी जहां पर बेनिफिट ज्यादा जल्दी से मिल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन एटसेट्रा, जहां पर ज्यादा जल्दी रिटर्न मिल जाएंगे उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड फॉर द प्राइवेट इक्विटी सभी इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फोकस करें तो इनका मेन फोकस होता है कि किस तरह से मैनेजमेंट पर्टिकुलरली ज्यादा करनी है, एंड मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फंड्स के रिलेटेड है, यानी कि जो लिमिटेड पार्टनर से पैसा इनके पास आया है किस तरह से वो पैसा स्टार्टअप्स को दिया जाए, नई कंपनीज को दिया जाए, किस तरह से उनके रिटर्न को बढ़ाया जाए, तो मैनेजमेंट स्किल की तरफ इनका ध्यान होता है। एंड फर्दर प्राइवेट इक्विटी के केस में इनका ध्यान जो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ होता है, यानी कि कंपनी का कामकाज कैसे चल रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे डील कर रहे हैं मार्केट में, वो सभी चीजें। एंड रिस्क इन्वॉल्व की बात करें तो वेंचर कैपिटल में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है यहां पर, लेकिन प्राइवेट इक्विटी के केस में यहां पर अनसर्टेनिटी कम होती है तो रिस्क इन्वॉल्व भी कम होता है। कैपिटल रिक्वायर की बात करें तो यहां पर ऑपरेशंस करने को ग्रोथ करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहां पर बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए यहां पर पैसे की जरूरत होती है इन केस ऑफ द प्राइवेट इक्विटी ओवर देयर। आई होप कि आपको यहां पर ये डिफरेंसेस दोनों के बीच में समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो अवेलेबल है थ्रू द वेंचर कैपिटल ओवर देयर। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर।
फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं थ्रू द वेंचर कैपिटल, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली बात जो है वो फाइनेंस जो है अवेलेबल रहता है यहाँ पर, जो आइडिया आपके पास है, बिजनेस के पास जो आइडिया है उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, एंड साथ के साथ नया बिजनेस जो है उसको फॉर्मेटिव स्टेज में यानी कि शुरू के दौर में जो प्रोटोटाइप डेवलप करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है या मार्केटिंग करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है अर्ली सेल्स के तौर पर भी आपको पैसा चाहिए। एंड उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग तब शुरू होता है जिसको हम ऑपरेशनल कैपिटल इंजेक्शन भी कहते हैं, यानी कि जब ऑपरेशंस को आपने इंक्रीज करना, आपने पर्टिकुलरली आप चीजों को बेच रहे हैं लेकिन अभी आपने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू नहीं किया, उस टाइम पर आपको और ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तब भी यहां पर पर्टिकुलरली जो वेंचर कैपिटल है वो फंड प्रोवाइड करेगा। एंड साथ के साथ थर्ड राउंड जो है फाइनेंसिंग का, जिसको मेज़ानिन फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ये पर्टिकुलरली क्या है, इसमें कंपनी पैसा रिसीव करती है ताकि वो अपने जो भी फाइनेंशियल सक्सेस है उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर पाए, यानी कि कंपनी अब ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही है, अब उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए यहां पर कंपनी को पैसा मिलता है। फोर्थ राउंड जो होता है फंडिंग का वो पर्टिकुलरली होता है ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पर, यानी कि कंपनी जो है वो यहां पर पब्लिक होने के प्रोसेस में है एंड पब्लिक होने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो पब्लिक होने के लिए पैसा चाहिए तो डेफिनेटली तब पैसा कहां से आएगा, वो यहां पर ब्रिज फाइनेंसिंग के थ्रू आता है। दैट्स अ फोर्थ राउंड ओवर दिया। तो एक हो गया आइडिया के फॉर्म पे, हो गया फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फॉर्म में, फिर हो गया मार्केटिंग एंड फर्दर उसके बाद हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में, एंड फर्दर फिर सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग हो गया जिसको ऑपरेशनल कैपिटल इंजेक्शन कहते हैं, फिर थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग हो जिसको मेज़ानिन फाइनेंसिंग कहते हैं, एंड फोर्थ राउंड हो गया जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। अभी हम प्रोसीजर्स के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व है जब वीसीएफ को यहां पर हमने ऑब्टेन करना होता है। तो सबसे पहली चीज होती है ट्रांजैक्शन की बिगिनिंग होती है। पहला स्टेप क्या होता है कि आप बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है वो स्टैब्लिश करते हो, यानी कि आपके माइंड में कोई आइडिया है एंड फर्दर आप पर्टिकुलरली जब तक आपकी डील नहीं होगी तब तक आप बिजनेस रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करोगे। तो डील्स आर ब्रॉट इनटू द अटेंशन ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट को आप यहां पर एक किसी रेफरल सिस्टम के थ्रू या किसी एंटरप्रेन्योर के थ्रू, बिजनेस पार्टनर के थ्रू या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फ्रेंड्स या अदर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनके सामने अपनी डील रखते हो कि हम ऐसी डील में प्रेजेंट होना चाहते हैं। तो उसके बाद जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो यहां पर स्क्रीनिंग करेगा, आइडिया को प्रॉपर्ली गो थ्रू करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या क्या उसमें कमी पेशियां हैं, क्या क्या प्रोज कौन है उनको देखेगा। हो सकता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो या फिर वॉकी पिच जो है प्रेजेंटेशन है उसको गो थ्रू करे। एंड फर्दर उसके बाद वो ये पर्टिकुलरली इवेल्युएट करता है, रेट करता है आपके प्रपोजल को, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा, फ्यूचर टर्नओवर क्या हो सकती है, अदर एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी खुद की मैनेजमेंट कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे रहेगी, ज्योग्राफिकल एरिया क्या कवर होगा, प्रोडक्ट में कितना दम है, उसके क्या रिव्यूज है, सब चीजों को यहां पर चेक किया जाएगा। ओके, एंड फाइनल डील जब नेगोशिएशन होगी दैट्स पर्टिकुलरली टू टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहां पर दोनों के लिए विन एंड विन पोजीशन होती है क्योंकि दोनों ही यहां पर बेनिफिट लेना चाहते हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको यहां पर ये बेनिफिट होगा कि उसको आगे अच्छी काफी रिटर्न मिल जाएगी अगर प्रोडक्ट अच्छा चल जाता है, कंपनी अच्छी चल जाती है, एंड जो कंपनी उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि उसके पास पैसा आ जाएगा जिसके थ्रू वहां पर अपने ऑपरेशंस को अब चला सकती है। ओके, तो यहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट यहां पर चलने जाएगा एंड जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट इसमें देना है, एंड फर्दर क्या राइट रहेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के, एंड फर्दर क्या और इश्यूज होंगे उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा, सभी चीजों के बारे में फाइनल डी नेगोशिएशंस कर ली जाएंगी। ओके, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो यहां पर एज अ वेंचर ज्वाइन कर लेता है, इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, वहां पर कंपनी में ज्वाइन कर लेता है, एंड उसके कुछ एक राइट्स होते हैं, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट साथ के साथ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वहां पर भी रिप्रेजेंट रहता है, ताकि ये पर्टिकुलरली क्या होता है उसके पास राइट है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, इक्विटी को लेते हुए पैसा देता है, इक्विटी के साथ उसके पास ओनरशिप आती है, कंट्रोल आती है। अब इस कंट्रोल के थ्रू पर्टिकुलरली वो क्या करता है, अपने राइट्स को आजमा सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है स्ट्रेटेजी मेकिंग एंड ऑल द थिंग्स में। एंड फर्दर वेंचर कैपिटलिस्ट ने हमेशा के लिए वहां पर नहीं रहना है, वो पर्टिकुलरली क्या करता है कि फाइनल स्टेप जब उसको लग गया कि कंपनी में अब ग्रोथ हो रही है एंड उसको एग्जिट कर लेना चाहिए, तो जनरली वो 3 से 7 साल के बीच में यहां पर एग्जिट कर लेता है। वो पर्टिकुलरली एक्विजिशन हो सकती है दूसरे बिजनेस के थ्रू, या मर्जर हो सकता है, या पर्टिकुलरली हो सकता है कि कोई और प्रमोटर्स आ जाए या फिर और कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाए, या हो सकता है कंपनी का आईपीओ आ जाए यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर हो जाए, तो उसके थ्रू वो एग्जिट कर सकता है। ओके, दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं वीसीएफ के, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड को लेकर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इन्वेस्टर जो होता है वो यहां पर पर्टिकुलरली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसको वेल्थ का मिल जाता है, एंड फर्दर उसको पर्टिकुलरली क्या मिलता है, एक्सपर्टीज मिल जाती है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, एंड साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग जो है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, उसमें रिस्क जरूर शामिल है, लेकिन फिर भी उसको बेनिफिट मिल सकता है। एंड फर्दर अमाउंट ऑफ फंडिंग जो है वो यहां पर इक्विटी के रूप में जो मिलता है यहां पर, उसको काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर हो सकता है। बिजनेस ओनर जो होता है वो अनिश्चित होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि मेरे को आगे क्या बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि ही इज प्रिकेरियस एक्चुअली, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसको रीपे करना पड़ेगा इनकेस अगर कंपनी फेल हो जाती है, ठीक है। एंड फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीसीएफ। तो पहली चीज कि रिस्क डेफिनेटली काफी ज्यादा इसमें होता है, एंड फर्दर अगर यहां पर
अगर यहां पर ऑनर की पोजीशन देखें यानी कि फाउंडर की पोजीशन देखें, क्योंकि उसने अपना स्टेक सेल कर दिया तो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी, उसका जो कंट्रोल था वो यहां पर लूज हो जाता है, इतना ज्यादा कंट्रोल उसका नहीं रहता। लेट्स से कि अगर 100% था तो 100% में से अगर 40% भी अगर वीसी ने डाला, वेंचर कैपिटलिस्ट ने डाला, तो 40% जो ऑनरशिप थी वो यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आ गई है। तो डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। एंड क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहां पर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से की गई हैं, तो यहां पर हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग्स हो वो यहां पर डिले हो जाए। एंड साथ के साथ यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एंड रिटर्न के पर्पज से, दोनों ही अनडिटरमाइंड है एंड दोनों ही अनिश्चित है, दोनों में आपके पास कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है। तो ये यहां पर डिसएडवांटेजेस हैं। अभी हम बात करने वाले रिलेटेड टू कि यहां पर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल जो है नए बिजनेसेस के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर नई फर्म्स के लिए वो काफी ज्यादा लिमिटेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो वो स्टक हो जाते हैं। बेसिकली उनको स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये पोजीशन नहीं होती कि वो बैंक्स के थ्रू यहाँ पर स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा डाले, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, उनका आइडिया अनअप्रूव्ड है, तो कोई जल्दी पैसा लगाता नहीं है। एंड फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेकर भी पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेट्स फंडा रिलेटेड टू इट। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि वाई इट इज कंसीडर्ड कि वो यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ शॉर्ट टर्म के लिए एंगेज रहेंगे। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो वो पर्टिकुलरली टिपिकली क्या करते हैं, 5 साल तक यहां पर एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़े रहते हैं एंड फिर अपने प्रॉफिट कमाते हुए फिर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। उनका मेन पर्पस होता है कि उनको प्रॉफिट को मल्टीपल करना एंड दैट वुड बी इट, क्योंकि उनको जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट आगे ट्रांसफर भी करना है। एंड फर्दर दिस में अगर यहां पर अगर स्टार्टअप डिसाइड करता है कि वो कुछ एक जो शेयर्स है वो एडिशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देगा एंड या फिर वो मार्केट में जाएगा, तो यहां पर वो एग्जिट ऑप्शन को मिल जाता है एंड फिर वो बाहर निकल सकता है। दैट विल बी फंडा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन वेंचर कैपिटल फर्म कौन कौन सी है। पहली है ब्लूम वेंचर्स। तो वेंचर कैपिटल फर्म एक ऐसी वेंचर कैपिटल फर्म जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2010 में, कार्तिक रेड्डी एंड संजय नाथ ने इसको एस्टैब्लिश किया था। एंड प्रेजेंट इनके 280 मिलियन यूएसडी इन्वेस्टेड है, 150 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्टेड है एंड फर्दर 24 से ज्यादा ये एग्जिट ले चुके हैं, यानी कि बाहर निकल चुके हैं। तो डुंजो हो गया, अनअकैडमी, इंस्टामोजो, मिल्क बास्केट एंड ये सभी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। एंड उसके बाद बात आती है कलारी कैपिटल, 2006 में यहां पर एस्टैब्लिश की गई, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट करती है। एंड फर्दर ये यहां पर जो सीड फंडिंग है एंड सीरीज ए स्टार्टअप है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। इनका पोर्टफोलियो देखिए तो 650 मिलियन यूएसडी से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो है। एंड इनकी कंपनी में इन्होंने क्योर डॉट फिट में, मिल्क बास्केट, कैश करो में, जिवामे में, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। साथ ही साथ इन्होंने माइंत्रा, स्नैपडील, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर बात आती है रिलेटेड टू नेक्सस वेंचर कैपिटल वेंचर पार्टनर्स ओवर 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पहला इंडिया यूएस वेंचर फंड था जो यहां पर एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया गया रिलेटेड टू, इन्होंने टेक्नोलॉजी में एंड कंज्यूमर इंटरनेट में इन्वेस्टमेंट करा। सो नेक्सस वेंचर जो पार्टनर है इसके ऑफिसेज यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, इंडिया में भी है। एंड प्रेजेंटली यहां पर बात करें तो इनका जो पोर्टफोलियो है उसकी जो वर्थ है वो 1.5 बिलियन यूएसडी से ज्यादा। इन्होंने जोमेटो, स्नैपडील, डिलीवरी, व्हाइट हेड जूनियर एंड फॉर द रैपिडो, अनअकैडमी, ओएलएक्स, इन सभी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब डिफरेंट रोल्स की बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहां पर एक जनरल पर्टिकुलर आपके पास होता है, एक तो आपके पास होता है लिमिटेड पार्टनर्स, एक होता है आपके पास जनरल पार्टनर, लेकिन साथ के साथ आगे फंड्स को मैनेज करने के लिए और पोजीशंस की जरूरत भी पड़ती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, तो क्या क्या वैरायटी के पर्सन यहां पर होते हैं। पहले होते हैं एनालिस्ट। प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनालिस्ट की वो होता है कि इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है एंड देखना है कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो इनके फ्रेमवर्क के हिसाब से जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो फिट बैठती है, जो फंड्स इनके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, इनकी वेंचर कैपिटल फर्म के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। एंड साथ के साथ ये रिसर्च करते हैं मार्केट में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, उनके बारे में देखते हैं। फिर बात आती है रिलेटेड टू एसोसिएट रोल के बारे में। जो वेंचर पार्टनर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही वो डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो भी कंपनी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो एसोसिएट का क्या रोल होता है कि ये पूरा पूरा जायजा ले रखता है कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर आप, क्योंकि आपकी इक्विटी है उसके अंदर कंपनी के अंदर, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कंपनी के अंदर कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है, तो वो चीजों के बारे में देखते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ईआईआर, दैट इज एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस ओवर देयर। एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक पॉजिटिव एसोसिएशन है वेंचर कैपिटल फर्म के साथ। एंड फर्दर ये हो सकता है कि यहां पर इन्होंने प्रीवियसली हेल्प की हो वेंचर कैपिटल फर्म को ताकि ये पर्टिकुलरली पैसा ले ले, यानी कि एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली एक पैसा जो है यहां पर हो सकता है फर्म को वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रोवाइड कर दे एंड वेंचर कैपिटलिस्ट यहां पर उस कंपनी से अपनी एग्जिट पोजीशन ले ले, दैट कुड बी द फंडा रिलेटेड। ओके, एंड जो ईआईआर होते हैं
पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एक टाइम ईयर के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं एंड फर्दर ये यहाँ पर कंपनी के लिए काम करते हैं एंड साथ के साथ इवेल्युएट करते हैं कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द डे जो मेन पर्पस होता है ईआईआर का वो ये होता है कि एक और स्टार्टअप को क्रिएट करना जिसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सके। देन फर्दर रिलेटेड टू लिमिटेड पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है एंड फर्दर जिनका पैसा वेंचर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड फर्दर इंडोमेंट्स, कॉर्पोरेट पेंशन फंड्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स या एफिलिएट फैमिलीज, वो यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनर्स होते हैं। देन फर्दर रिलेटेड टू जनरल पार्टनर्स ओवर देयर, जनरल पार्टनर पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि वो पैसा यहां पर अरेंज करते हैं, यानी कि इनका मेन पर्पस करता है, जैसे मैं सोच लूं सुबह उठ के कि मुझे यहां पर एक वेंचर कैपिटल फंड बनाना, मेरे पास पैसा तो है नहीं है, तो उसके केस में मुझे यहां पर इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जो यहां पर इन्वेस्ट करेंगे वेंचर कैपिटल में। एंड फर्दर इसके लिए यहां पर मैं उनको बताऊंगा कि ये मेरी डील है एंड ऐसे से मैं आपको सेफ गार्ड करूंगा ये वो। तो ये जो पर्सन होंगे ये होंगे एलपीज, ये होंगे लिमिटेड पार्टनर्स ओवर देयर। एंड क्योंकि मैं यहां पर मैनेज कर रहा हूं, मैं बन गया जीपी यानी कि जनरल पार्टनर ओवर देयर। एंड मेरा मेन फंडा क्या होगा कि मुझे यहां पर कैपिटल को अरेंज करना है, अगर पैसा है तो उसे इन्वेस्ट भी करना आगे, ठीक है। तो वो पैसा जैसे इन्वेस्ट होगा दैट विल बी थ्रू डील फ्लो। डील फ्लो पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप कब कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके बारे में, यानी कि प्रोसेस होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो किस तरह से नई कंपनीज में पैसा लगाएगा। यानी कि शुरू के दौर में यहां पर सीड फंडिंग के थ्रू पैसा ज्यादा लगा दिया, सीरीज ए में और कम और कम और कम, दैट इज अ डील फ्लो बोलते हैं कि किस तरह से आप पैसा लगा रहे हो। ओके, एंड दैट इज अ फंडा रिलेटेड। एंड आपका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने पैसे को ग्रो करना है, अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो एंड आप असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हो, फंड्स भी प्रोवाइड करते हो एंड अल्टीमेटली आपका क्या गोल है कि आप यहां पर कंपनी को ग्रो करवाओ। कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी इक्विटी का जो यहां पर प्राइस रेशियो है वो भी इंक्रीज करेगा एंड डेफिनेटली आप ज्यादा अर्निंग यहां पर कर पाओगे। एंड फर्दर एग्जिट, उसके बाद आपको जनरल जो यहां पर पार्टनर्स होते हैं उनको एग्जिट पोजीशन लेनी है कि हो सकता है आईपीओ लॉन्च करते जो जिस स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, या मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई और इन्वेस्टर यहां पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कर ले, तो इस तरह से हम एग्जिट पोजीशन ले सकते हैं। एंड यहां पर हमारा मेन पर्पस होता है कि हमने प्रॉफिट जनरेट किया एंड फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिमिटेड पार्टनर्स में। इज दैट क्लियर? That is a funda related rate. Now let's understand the terms of VC funding and its structure over there. तो एक केस स्टडी के थ्रू इसको समझते हैं। तो राजन जो है वो एक सीजन फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो कि यूएसए में लास्ट 30 ईयर से रह रहा है एंड उसका विश्वास है कि इंडिया में ना बिजनेस की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो वो सोचते हैं कि एक फंड स्टैब्लिश करते हैं एंड फर्दर इसमें से लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराएंगे एंड आगे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो राजन का रोल होगा वो पर्टिकुलरली कौन सा रोल होगा, दैट विल बी अ जनरल पार्टनर रोल। तो राजन जो है वो यहां पर एज ए जीपी का रोल प्ले करने वाला है एंड ये फंड्स को यहां पर मैनेज करेगा। इसके लिए यहां पर एक पिच तैयार करेगा क्योंकि इसने इन्वेस्टर्स को यहां पर अट्रैक्ट करना है, ल्योर करना है ताकि इन्वेस्टर्स यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, यानी कि एलपीज इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो फंड थीम इसने रखा कि इसने पर्टिकुलरली कौन सी कंपनीज इसमें जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करूंगा एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ब्रांड्स है उनमें इन्वेस्ट करूंगा या सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एंड फर्दर यहां पर पर्टिकुलरली कंपनी का किस डेवलपमेंट प्लान के ऊपर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी, सीड फंडिंग करेगी या फर्स्ट सीरीज करेगी, सेकंड सीरीज, फोर्थ सीरीज करेगी, उसके बारे में देखना पड़ेगा। एंड फर्दर अब ये कौन से रीजन्स में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो ये फंड का थीम हो गया। उसके बाद आ गई हर्डल रेट। हर्डल रेट इज पर्टिकुलरली द मिनिमम एनुअल रेट जो आप एलपीज को कहते हो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि राजन को तो गारंटी करना पड़ेगा। अब एलपीज जो होंगे पैसा क्यों लगाएंगे अगर उनको गारंटी नहीं होगी, तो राजन को यहां पर गारंटी करनी पड़ेगी एलपीज को कि मैं इतना आपको रेट, इतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ईयर ओवर ईयर ग्रोथ तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। एंड अगर राजन यहां पर ये रेट प्रोवाइड ना कर पाया यहां पर एलपीज को, तो उसके केस में वेंचर कैपिटल जो है वो फेल हो जाएगा। तो राजन जो है वो यहां पर एक फाइनेंशियल मॉडल एक्सेल में बनाता है ताकि वो कंप्यूट कर पाए कि एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या रहेंगी एंड साथ ही साथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी। अब यहां पर पर्टिकुलरली प्राइमरी फोकस एंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज को बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट करती हैं, यानी कि कौन से सेक्टर में आप पैसा लगाने वाले हो वो भी बहुत इंपैक्ट करता है कि कितनी रिटर्न आएगी, एंड साथ ही साथ कौन सी स्टेज के ऊपर आप एंट्री कर रहे हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो भी बहुत मैटर करता है कि आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल शुरू की स्टेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा रिस्क आप ले रहे हो। लेकिन अगर आप चली चलाई फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके केस में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो यहां पर अगर आप D2C में पैसा लगाते हो तो वहां पर अच्छी रिटर्न नहीं आती है, कम रिटर्न आती है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस पर पैसा लगाते हो, प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाते हो, तो वहां पर डेफिनेटली आपको ज्यादा रिटर्न मिलती है। यानी कि जो हर्डल रेट है वो D2C के केस में कम होगी एंड फॉर द
एसडब्ल्यूएस के केस में जो हर्डल रेट है वो ज्यादा होगी। अब उसके बाद बात करते हैं फंड लाइफ के बारे में। अगर हम यहां पर बात करें तो हर एक फंड की कंक्लूजन के तौर पर आपको बताता हूं 7 से 10 साल की एक लाइफ स्पेन रहता है, जिसमें यहां पर जो पैसा एलपीज ने इन्वेस्ट किया एंड दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट बैक हो जाता है यहां पर पैसा एलपीज के पास, दैट इज अ फंड लाइफ ओवर देयर। अब यहां पर शुरू के 2-3 साल के दौरान यहां पर जो राजन है वो यहां पर अपने फंड्स को लोकेट करेगा, इन्वेस्ट करेगा नए बिजनेसेस में एंड फर्दर अब यहां पर ये अगले 3 से 4 साल लगाएगा किसमें, इन बिजनेसेस को चलाने में, एंड उसके बाद यहां पर 2 से 3 साल ये लगाएगा इन बिजनेसेस से पैसा निकालने में, यानी कि एग्जिट ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने में, ताकि प्रॉफिट अर्न हो पाए। दैट इज अ फंड लाइफ ओवर देयर। अब उसके बाद डील स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब चाहे जो एलपीज है उनको अवेयर है कि वेंचर कैपिटल जो काफी ज्यादा रिस्कियर है, बट स्टिल अब राजन को यहां पर इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको चीज को समझाना कि क्या क्या प्रिकॉशंस वो ले रहा है जिसके थ्रू यहां पर नेगेटिव इफेक्ट को वो मिटिगेट कर सकता है वेंचर कैपिटल के। अब यहां पर वो कह रहा है कि जो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा वो सिंपल कॉमन इक्विटी नहीं लेगा, वो प्रेफर्ड इक्विटी लेगा। प्रेफर्ड इक्विटी का बेनिफिट ये लेता है कि इन केस अगर कंपनी नहीं भी चलती है एंड कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो कॉमन इक्विटी होल्डर से पहले यहां पर प्रेफर्ड इक्विटी के जो स्टेक है उनको पैसा मिल जाता है, तो यहां पर इस तरह से उनका पैसा बच सकता है। एंड फर्दर राजन जो है साथ के साथ डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि वो वोटिंग राइट क्लोज रखेगा कि उनको वोटिंग राइट मिले, साथ के साथ एंटी डिल्यूशन क्लोज भी रखेगा। एंटी डिल्यूशन क्लोज बेसिकली क्या है, मैं कुछ इस तरह से आपको समझाता हूं। लेट्स से केस कि यहां पर आज की डेट में कंपनी की जो वर्थ है वो यहां पर 10 लाख की है एंड यहां पर इन्होंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी एंड इनके पास 50% का यहां पर स्टेक आ गया। ओके, अब यहां पर उसके बाद पर्टिकुलरली क्या है कि कल को जाकर के अगर कंपनी की वैल्यू जो थी वो यहां पर 100 लाख हो जाती है तो उसके केस में आपका जो परसेंटेज स्टेक है वो 50% ही है, लेकिन अगर नए शेयर्स यहां पर इशू कर दिए जाते हैं तो आपका शेयर परसेंटेज तो उतना रहेगा लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू होगी शेयर्स की वो यहां पर कम हो जाएगी। तो एंटी डाइल्यूशन क्लोज यहां पर इस चीज से बचाती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू राजन जो है एलपी से कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा क्योंकि वो उनके फंड्स को मैनेज करने वाला है, तो मैनेजमेंट फीस वो यहां पर चार्ज करेगा। अब एनुअल बेस के ऊपर जो भी टर्नओवर रहने वाली टोटल फंड वैल्यू रहने वाली है तो टोटल फंड वैल्यू पर्टिकुलरली क्या होगी, जैसे मान लीजिए डिफरेंट यहां पर एलपीज ने मिलकर के टोटल पैसा जो इकट्ठा किया 5 करोड़ इकट्ठा किया, तो 5 करोड़ अगर टोटल फंड वैल्यू होगी तो राजन जो है वो यहां पर कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज होगा वो यहां पर टोटल जो फंड वैल्यू होगा उसका यहां पर चार्ज करेगा, उसके हिसाब से एलपीज को एनुअल बेसिस पर चार्ज करेगा। एंड साथ के साथ राजन जो है वो खुद को भी पे करेगा क्योंकि वो भी काम कर रहा है, साथ के साथ वो रेंट के ऊपर स्पेस भी ले रहा है, साथ के साथ वो एनालिस्ट की या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पर्सनल लोग हैं जो उसने हायर किए हैं उनको भी पैसे देने हैं, तो वो इसी पैसे से पैसा दिया जाएगा। फर्दर रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड, राजन जो है उसको एक बोनस मिलेगा जिसको हम कैरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस के बेस पर यानी कि फंड किस तरह से यहां पर काम कर रहा है, यानी कि बेस कंपनसेशन जो राजन को मिल रही थी वो तो मिल रही थी, लेकिन साथ के साथ अगर फंड बहुत अच्छा काम करता है तो यहां पर उसको साथ में बोनस भी मिलेगा जिसको हम कैरी के नाम से जानते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स जो है उनको 70 to 80% मिलता है फंड के प्रॉफिट का, एंड फर्दर जो जनरल पार्टनर्स हैं उनको 20 से 30% फंड के प्रॉफिट का मिलता है। एंड फर्दर ये इस चीज के लिए इंश्योर करना होता है ताकि जो फंड है वो ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म करे एंड राजन अपना पूरा का पूरा जोर लगाए कि फंड अच्छे से काम करे। एंड फर्दर इट्स अबाउट द रिटर्न्स ऑन द वेंचर कैपिटल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेंचर कैपिटल के केस में रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा रहते हैं। वेंचर कैपिटल जनरली क्या करता है 25 to 35% की एनुअल रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जनरेट करता है। अगर हम यहां पर राजन के फुटस्टेप में चलते हैं, लेट्स से द केस कि राजन ने यहां पर 50 मिलियन जो यहां पर यूएसडी थे वो यहां पर रेज कर लिए जो इसने 25 अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए, एंड राजन को यह चाहिए था कि अगर इसको यहां पर 25 बिजनेसेस से 10x ग्रोथ मिलती है यानी कि हर एक बिजनेस से 10x ग्रोथ मिलती है तो ये अपने इन्वेस्टर्स को 25% की रिटर्न यहां पर एनुअलाइज्ड रिटर्न दे पाएगा। यानी कि इसको यहां पर ये करना पड़ेगा कि सम टोटल ऑफ इसके एसेट जो है वो 50 मिलियन से 500 मिलियन यूएसडी हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तभी ये 25% ईयर ऑन ईयर यहां पर ग्रोथ जो है वो यहां पर अपने एलपीज को दे पाएगा। लेकिन अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि 25 फर्म जो थी वो यहां पर 10 टाइम ग्रो करनी चाहिए 4 to 5 इयर्स में, ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यहां पर कंसेप्ट हो गया। अब यहां पर एक चार्ट है सिंपल सा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मैनेजमेंट कैपेबल है कि नहीं है, एंड और चीजों की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, सभी की प्रोबेबिलिटी हमने यहां पर अटैच कर ली। एंड कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जब हमने चेक करी तो सिर्फ और सिर्फ 17% की प्रोबेबिलिटी बनती है कि जिसके साथ हमें पता चलता है कि कंपनी ग्रो करेगी क्या नहीं करेगी। ओके, अब यहां पर हम इमेजिन करते हैं कि 12 कंपनियां जो थी यहां पर 25 इन्वेस्टमेंट में से वो बिल्कुल जीरो वैल्यू की बन गई, बिल्कुल अनसक्सेसफुल होगी, यानी कि 25 में से जो 12 थी वो फेलियर होगी, एंड 12 जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही यहां पर एक्सपैंड कर पाए, एंड फर्दर सिर्फ और सिर्फ एक फर्म जो थी वो यहां पर 230 के फैक्टर के साथ यहां पर आगे ग्रो कर पाए। एंड साथ ही साथ
एडिशनली राजन का फंड यहां पर एबल हो गया कि वो अपने फैक्टर को बाय 10 यहां पर इंक्रीज कर पाया, जो ये बताता है कि राजन जो है वो यहां पर सक्सेसफुल रहा। तो यहां पर हमें पर्टिकुलर समझना पड़ेगा कि हमने पावर लॉ जो पहले भी पढ़ा था उसको समझना पड़ेगा। तो राजन ने यहां पर इवेल्युएट किया कि चाहे उसने पैसा जो था वो यहां पर लगाया, लेकिन वो पैसा चाहे एक फर्म से ही इतना ज्यादा एक्सपेंड कर गया कि उसको बेनिफिट जो पूरा बाकियों से लॉस हो रहा था वो भी यहां पर सारा का सारा कवर हो गया। एंड फर्दर अब ये मैटर करता है कि 5 साल में क्या उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 200 टाइम्स यहां पर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दैट्स द केस रिलेटेड इट। एंड फर्दर फॉर दिस रीजन जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो यहां पर इन्वेस्टेड होते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उन कंपनीज में इंटरेस्टेड होते हैं जो कंपनीज लार्जर यहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है, मार्केट्स है, उनको कवर कर रही हैं, एंड जिन बिजनेसेस में जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, एंड कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो इस चीज के लिए बिल्कुल सही बैठती है क्योंकि उसमें यहां पर पैसा काफी जल्दी ग्रो कर सकता है। एंड फर्दर एंड जो वैल्यू यहां पर वेंचर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसके बारे में हम अब यहां पर गो थ्रू कर लेते हैं। अब एक चीज सिंपल सी समझ लीजिए कि अगर यहां पर एक वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल फंड है, एंड इस वेंचर कैपिटल फंड ने यहां पर स्टार्टअप में पैसा जो है वो 6 महीनों से इन्वेस्ट नहीं किया, इसका मतलब है यहां तो ये फंड रेजिंग प्रोसेस में कि अभी ये एलपीएस के थ्रू फंड्स इकट्ठा कर रहा है, यहां पर्टिकुलरली इसको डिफिकल्टी आ रही है कि ये अपने फंड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ओके, ये चीज यहां पर हो सकती है। एंड अगर ये केस है तो स्टार्टअप जो है उसे यहां पर अप्रोच करना चाहिए, जो स्टार्टअप था पर्टिकुलरली उसे अप्रोच करना चाहिए कि वो किसी और वेंचर कैपिटल के पास यहां पर चला जाए, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली अदरवाइज उसका जो प्रोसेस होगा वो होल्ड पे चला जाएगा। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ फंड, यानी कि आप जब एक फंड को क्लोज करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, जनरली 12 से 24 महीने का टाइम लग जाता है। जब आप फंड को क्लोज करते हो तो जनरली उसमें 12 से 24 महीने का टाइम जो है वो यहां पर लग जाता है जब आप फंड को क्लोज करते हो एंड नेक्स्ट फंड पे मूव करते हो। ओके, एंड इन एडिशन अगर यहां पर इनको पर्टिकुलरली ये भी पूछना चाहिए कि एलोकेशन किस हिसाब से होगी। ओके, अब ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि अगर वेंचर कैपिटल जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो यहां पर अगर शुरू में सीड स्टेज में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि इक्विटी में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड सीरीज ए में यहां पर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि वेंचर कैपिटल जो वो पूरी की पूरी टीम को चेंज कर दे, ऐसी चीज यहां पर हो सकती है। ओके, तो डील फ्लो फनल जो होता है वेंचर कैपिटल फंड को उसको देख लेते हैं, यानी कि शुरू की स्टेज में कैसे वो लगा रहा है। देखिए डील फ्लो स्टेज क्या है, डिप्लॉयमेंट कैसे चल रही है, ठीक है, यानी कि आप वेंचर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि सोर्सिंग कितनों की करते हो, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हो, फिर पार्टनर रिव्यू करते हो, ड्यू डिलिजेंस करते हो, एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, एंड फिर फंड्स को डिप्लॉय किया जाता है। दैट्स द फंडा रिलेटेड टू इट। ओके, तो दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। तो आप अल्टीमेटली दे सकते हैं कि जो नंबर होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है वो 1% से भी कम रह जाता है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन फर्दर रिलेटेड टू प्रोस्पेक्ट्स फॉर वेंचर कैपिटल इन द नियर फ्यूचर, तो क्या क्या यहां पर प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहली चीज है कि कंपनीज एंड फंड्स वो अपने यहां पर कैश रिजर्व को सेव करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी कि जब उनको अनसर्टेनिटी दिख रही है तो उस टाइम पर वो अपने फंड्स को लंबे समय के लिए मेंटेन करके रखते हैं। फर्दर रिलेटेड टू कि स्टॉक वैल्यूएशंस आर ब्रॉट बैक अंडर कंट्रोल ओवर देयर। अब इस तरह से समझिए कि एक कंपनी की यहां पर जो वैल्यू थी पहले वो 6 मिलियन यूएसडी थी, अब वो वैल्यू जो है वो यहां पर 12 मिलियन हो गई है। ठीक है, तो ये नहीं है पर्टिकुलरली कि इनकी वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। अब इस तरह से समझिए कि इन्फ्लेशन अगर आएगी तो इन्फ्लेशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अगर इन्फ्लेशन यहां पर है तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी यहां पर इंक्रीज होंगे एंड अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है वो यहां पर स्लो डाउन हो जाएगी। एंड फर्दर उसके साथ जो वैल्यूएशन है वो फिर से क्या आएगी, वो यहां पर एक्सट्रीम हाई से फिर से डाउन आनी शुरू हो जाएगी। एंड जैसे ही वो वैल्यूएशन डाउन आनी शुरू होगी तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो यहां पर और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देंगे, अपनी कैपिटल को एलोकेट करना शुरू कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो यहां पर इन जनरल कंट्रोल आती रहती है, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज इज गोइंग टू हैव अ वेरी इवेंटफुल ईयर ओवर देयर, यानी कि हम अब नॉर्मल यहां पर व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो गए। अब डेफिनेटली जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो आपके पास जो पब्लिक डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो गई है। अब लोगों में साथ के साथ इस चीज की अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है कि जो मटेरियल यहां पर यूज किए जा रहे हैं यहां पर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए वो भी सही होने चाहिए, उसके बेस पर उसके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जैसे कोबाल्ट एटसेट्रा ये वो मटेरियल नहीं यूज होना चाहिए। तो दिस विल बेसिकली रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द डिमांड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो जो पर्टिकुलरली क्लीनर भी हो एंड ज्यादा एफिशिएंट भी हो। ओके, फर्दर रिलेटेड टू बिजनेसेस that are more developed and have better access to finance will go public। डेफिनेटली ये एंटिसिपेट किया गया जो हमारे पास स्पैक्स है पर्टिकुलरली यहां पर एंटिसिपेट किया गया है कि आपके पास जो स्पैक्स होंगी आपके पास
वो पर्टिकुलरली कम होंगी, यानी कि आपके पास स्पेशल पर्पस एक्विजिशन जो कॉर्पोरेशन होंगी 2022 में वो कम होगी। एंड ये भी एंटिसिपेट किया गया है कि जो यहां पर स्टार्टअप जो है वो कैपिटल ज्यादा रेज करते हैं, जैसे उन्होंने सीरीज डी या पॉसिबली सीरीज ई राउंड के थ्रू पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर लिया, एंड प्राइवेट स्टेटस जो है वो ज्यादा टाइम के लिए उनका नहीं रहेगा, एंड फर्दर वो फर्म जो है वो यहां पर पब्लिक हो जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप यहां पर अपनी फंडिंग करते जाएंगे, जैसे सीड फंडिंग होगी, फिर सीरीज ए बी सी डी अलग अलग राउंड कर लिए, अब यहां पर डेफिनेटली आपकी जो ऑनरशिप है, यानी कि यहां पर जो स्टेक था फाउंडर का, वो यहां पर कम होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो फर्म होगी वो यहां पर जो, क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना पैसा बाहर निकालना चाहेंगे, एंड अल्टीमेटली वो यहां पर कंपनी को पब्लिक करने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। फॉर दिस रिलेटेड टू मार्केट फॉर वेंचर कैपिटल इज बिकमिंग मोर डिसेंट्रलाइज्ड। पहले क्या होता था कि मार्केट एक ही जगह पर होती थी, यानी कि टेक्नोलॉजी एक ही जगह पर मूव करती थी, लेकिन अब अगर हम बात करें, जैसे हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, तो पहले ज्यादातर बिजनेसेस जो थे वो सिलिकॉन वैली में थे, लेकिन अब यूएसए के और पार्ट्स में भी बिजनेसेस जो स्टैब्लिश हो रहे हैं, एंड साथ के साथ यहां पर सिलिकॉन वैली से भी बिजनेसेस जो है वो यहां पर और जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर जो कॉस्टिंग है वो कम है, एंड अल्टीमेटली अपने बिजनेस को ज्यादा बेटर वे में वो इन्वेस्ट यहां पर लेकर के जा सकते हैं। Further leading to biotechnology and medical startups companies continue to attract a lot of interest over there। अब ज्यादातर जो बायोटेक यहां पर है वो पर्टिकुलरली क्या है, उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, कैपिटल इंटेंसिव है, एंड वो काफी ज्यादा जल्दी से रेवेन्यूज भी जनरेट करते हैं। अब चाहे कई बार क्या होता है कि उनके जो आपके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में उनका कोई रेवेन्यू भी नहीं है, बट स्टिल वो काफी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आइडियल कैंडिडेट्स है किसके लिए, स्पैक्स के लिए। स्पैक्स पर्टिकुलरली क्या रहता है, इसके बारे में पूरा पूरा चैप्टर है उसमें गो थ्रू करेंगे, बट द फुल फॉर्म ऑफ स्पैक्स इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज ओवर देयर एंड फर्दर रिलेटेड टू वैल्यूज ऑफ कस्टमर्स विल इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली जिस चीज की यहां पर वैल्यू जो है वो कंपनी के लिए कस्टमर के लिए, हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर ही अल्टीमेटली गॉड रहने वाला है। अगर कस्टमर है तो डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। ओके, हम यहां पर बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी के बारे में। तो जो नॉन पब्लिक ट्रेडेड कंपनी होती है, यानी कि आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी है एंड आप उसकी इक्विटी को परचेज कर लेते हैं, उसे हम प्राइवेट इक्विटी के नाम से जानते हैं। एंड ये पर्टिकुलरली एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास को बिलोंग करती है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इसमें फंड्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एंड फर्दर वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं उनमें बाय आउट करते हैं। बाय आउट का मतलब होता है कि आप यहां पर पर्टिकुलरली जो पार्ट है कंपनी का वो बाय कर लो, ठीक है, स्टेक बाय कर लो, दैट्स अ थिंग रिलेटेड टू इट। एंड अल्टीमेटली अगर कोई प्राइवेट प्लेयर जो है वो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी में यहां पर अपनी हिस्सेदारी परचेज कर लेता है एंड काफी ज्यादा मेजर हिस्सेदारी परचेज कर लेता है, तो ये जो कंपनी यहां पर लिस्टेड थी ये डी लिस्ट यहां पर हो सकती है, दैट्स अ फंडा रिलेटेड इट। अब प्राइवेट इक्विटी जो है ये यहां पर इसको फंड्स कहां से मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर से इनको इनके फंड्स मिलते हैं। एंड फर्दर ये फंड्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल यहां पर डेवलपमेंट के लिए एंड साथ के साथ नई टेक्नोलॉजीज के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जिस फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, या फिर बैलेंस शीट को रीइंफोर्स करने के लिए, यानी कि बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा सकता है। अब लिमिटेड पार्टनर्स इस केस में भी होते हैं, इसमें जनरल पार्टनर्स भी होते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स की जो यहां पर हिस्सेदारी की अगर हम बात करते हैं वो 99% यहां पर हिस्सेदारी होती है एंड उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनकी सिर्फ 1% यहां पर हिस्सेदारी होती है। एंड प्राइवेट इक्विटी एक डिफरेंट तरह की प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है जो पर्टिकुलरली पब्लिक मार्केट से अलग से एग्जिस्ट करती है। इसमें फंड्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, एंड डायरेक्टली आप यहां पर प्राइवेट कंपनीज में यहां पर पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, बाय आउट्स करते हैं, दैट्स अ फंडा रिलेटेड इट। अगर हम प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या रहता है कि जो जनरल पार्टनर होगा वो पैसे किस तरह से कमाएगा, वो यहां पर लिमिटेड पार्टनर से यहां पर फीस चार्ज करता है मैनेजमेंट करने के लिए एंड फॉर द इस पर्टिकुलर प्राइवेट इक्विटी की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। एंड जो वैल्यूएशन होती है प्राइवेट इक्विटी की वो मार्केट फोर्सेस के साथ डिटरमाइन नहीं होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। इस पॉइंट को यहां पर नोट करिए कि वैल्यूएशन होती है यहां पर प्राइवेट इक्विटी की, दैट इज एक्चुअली नॉट डिटरमाइंड बाय द forces of the market over there. It's quite important. Okay, and further प्राइवेट इक्विटी जो होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, कॉम्प्लेक्स लेवरेज बायआउट भी हो सकते हैं एंड फर्दर वेंचर कैपिटल भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहां पर टाइप्स हो सकती हैं वेंचर कैपिटल की, उनको हम गो थ्रू करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सोर्सेज ऑफ प्राइवेट इक्विटी की, क्या क्या सोर्सेज यहां पर हो सकते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी एक एसेट क्लास है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम ग्रुपिंग कर ले वो यहां पर है, जिसका इस्तेमाल यहां पर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकता है ताकि उनका एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो निकल के सामने आ पाए। प्राइवेट इक्विटी में पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है अपना
पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरी कंपनीज को परचेज करते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं, पोटेंशियली उनको यहां पर प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देते हैं जो यहां पर अभी पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू इट। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की गई है प्राइवेट इक्विटी में, एक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आती है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आती है, या फिर जो एक्रेडिटेड इंडिविजुअल्स है यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर जो यहां पर रेगुलेटेड इंडिविजुअल्स हो गए, उनकी तरफ से यहां पर आपको इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा यहां पर अमाउंट ऑफ टाइम आपको यहां पर लग जाता है। एंड फर्दर यहां पर पर्टिकुलरली अल्टीमेटली आप जब लिक्विडेट करते हैं इसको तो आईपीओ निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी पब्लिक कंपनी को यहां पर इसको जो अपने कंपनी में आपने एक्विजिशन करी थी उसको सेल कर सकते हैं। ऐसी चीजें यहां पर की जा सकती हैं। ओके, अब यहां पर प्राइवेट इक्विटी के थ्रू क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यहां पर प्राइवेट इक्विटी है वो वर्किंग कैपिटल में ऐड ऑन कर सकती है, साथ ही साथ आप जो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग मेथड्स है आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप बैंक जो है उसके चक्कर में गाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डेफिनेटली बैंक इतना रिस्कियर लोन देते नहीं है। ओके, दैट्स द थिंग। एंड साथ के साथ आपके पास फ्रीडम रहती है ग्रोथ करने के लिए। ड्रॉबैक की बात करें यहां पर तो सबसे पहले दिक्कत आती है कि यहां पर अपफ्रंट फंडिंग जो होती है वो यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास होगी तभी आपको प्राइवेट इक्विटी यहां पर मिलेगी। एंड फर्दर ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, एंड मोर ओवर कंट्रोल कम हो जाता है, आपकी जो स्टेक है वो कम हो जाती है ओनरशिप की। डेफिनेटली ये ड्रॉबैक रहेगा। अब प्रोसेस क्या रहता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम्स ओवर देयर, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रेस फंडिंग या फिर वल्चर फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो गोल पर्टिकुलरली क्या होता है कि हमने यहां पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो अपने एसेट्स होते हैं ओके उनको यहां पर सेल करके या फिर मैनेजमेंट को चेंज करते हुए हमने यहां पर प्रॉफिट जनरेट करना होता है। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ये होती है फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम्स ओवर देयर। अगर लेवरेज्ड बाय आउट की बात करें तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि हमारा मेन गोल होता है कि हमने यहां पर बिजनेस की जो यहां पर ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल जो बिजनेस है उसको यहां पर इंप्रूव करना होता है कंपनी को परचेज करने के बाद। एंड उसके बाद हम उसको दोबारा से सेल कर देते हैं एक प्रॉफिट के लिए किसी इंटरेस्टेड पार्टी को, या फिर उसका आईपीओ निकाल देते हैं। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू इट। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म जो होती है वो पहले एक ऐसी एक्विजिशन टारगेट को निकालती है, यानी कि एक ऐसी हम कंपनी को ढूंढेंगे जो अभी काफी ज्यादा गिरी हुई है, अभी काफी ज्यादा उसमें क्या कर सकते हैं हम यहां पर उसमें चेंजेस ला सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहां पर एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट किया जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, एंड यहां पर इसको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कैश प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये पर्टिकुलर कंपनी जो इसको एक्वायर किया जा सके। एंड फर्दर बिजनेसेस जो है वो यहां पर मल्टीपल टाइप्स के यहां पर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, डेब्ट का इस्तेमाल करते हुए, इक्विटी का इस्तेमाल करते हुए या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए इनको एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, एंड फर्दर ये भी चीज हो सकती है कि ये जो 90% यहां पर इसके पास कैश आ रहा है वो यहां पर डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू आए, यानी कि टोटल पैसा जो होगा वो डेब्ट के थ्रू आए, जिसको हम लेवरेज यहां पर बाय आउट भी कह सकते हैं। एंड फर्दर जब ये पैसा जो है इसके थ्रू यहां पर आपने कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके बाद जो डेब्ट होगा वो यहां पर इस कंपनी की बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है आगे आने वाले टाइम में इसके टैक्सेस के ऊपर लिया जा सकता है, क्योंकि टैक्स में से जो भी इंटरेस्ट यहां पर डेब्ट का होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू द लेवरेज्ड बाय आउट ओवर देयर। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी के बारे में। अब सिंपल सी बात समझिए कि 2008 में जो यहां पर आपके पास ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जीएफसी आया था, उसके बाद रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा कम हो गए थे। तो यहां पर लोगों ने इस तरह की फंडिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया एंड फर्दर रीट हो गया। रीट इज पर्टिकुलरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओवर दिया। तो यहां पर ना रीट के यूनिट सेल होते हैं, जैसे आप पैसा हम डालते हैं ना, तो हम यहां पर ये पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड फर्दर लोगों को रीट के यूनिट दे दिए जाते हैं एंड प्रोपोर्शनल वे में यहां पर जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी यहां पर लोग काफी ज्यादा पैसा बना रहे हैं। एंड जो पैसा यहां पर इन्वेस्टर्स की तरफ से आता है वो यहां पर जितने टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता उसके एस्क्रो अकाउंट में यहां पर रखना पड़ता है। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी ओवर देयर। अब यहां पर फंड ऑफ फंड्स भी होता है। फंड ऑफ फंड्स इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने यहां पर जो पैसा है वो यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करते हुए वो किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स से द केस कि यहां पर इन्वेस्टर है, ये डायरेक्टली यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इसको अलाउड नहीं है। तो यहां पर ये फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा एंड ये फंड ऑफ फंड जो है वो
यहां पर आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहां पर ऐसे म्यूचुअल फंड या और जो फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं एंड ये ऑल्टरनेटिव एक्सेस पॉइंट बन जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरिया है कई फंड्स के लिए वो फुलफिल नहीं करते हैं। एंड फर्दर जो ओपोनेंट्स होते हैं इस तरह के फंड्स के, वो हायर मैनेजमेंट फीस को चार्ज करते हैं ताकि जो ये फंड्स हैं ये डाइवर्सिफिकेशन ये यहां पर पर्टिकुलरली ना कर पाए। लेकिन यहां पर ये चीज समझिए कि फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ओके, एंड फर्दर आपको एक चीज बताता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है हमेशा और हमेशा एक ऐसा तरीका नहीं होता जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू वेंचर कैपिटल ओवर देयर। वेंचर कैपिटल जो है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम एंजल इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम एंजल इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, वो यहां पर अपनी कैपिटल को डोनेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। यानी कि यहां पर जो एंजल इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना पैसा लगा देंगे एंड फर्दर यहां पर एक वेंचर कैपिटल बन जाएगी एंड ये पैसा जो है फर्दर आगे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। एंड एंजल जो है वो इन्वेस्टर्स का ही अलग से एक नाम है। सीड फाइनेंसिंग पर्टिकुलरली तब होती है जब यहां पर इन्वेस्टर जो है वो पर्टिकुलरली इनिशियल फंडिंग किसी कंपनी को खड़ा करने के लिए, प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज को फिनिश करने के लिए, उनको यहां पर फिनिशिंग करने के लिए जो प्रोवाइड की जाती है, दैट्स द सीड फंडिंग ओवर देयर एंड दैट्स द मेन फंडा। ओके, एंड यहां पर ये किससे रिलेटेड है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सीड फाइनेंसिंग। एंड सीरीज ऑफ फाइनेंसिंग तब होती है जब एंटरप्रेन्योर जो है उसने यहां पर पर्टिकुलरली क्या कर लिया है, वो कंपनी और किसी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड उसको और ज्यादा उसको बढ़ाना है या किसी नई मार्केट में उसको जाना है, तब सीड फाइनेंसिंग, यहां पर सीरीज फाइनेंसिंग, नॉट सीड फाइनेंसिंग, सीरीज ए फाइनेंसिंग तब होती है। ओके, दैट्स रिलेटेड टू वेंचर कैपिटल ओवर देयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया ओवर देयर। यानी कि प्राइवेट इक्विटी को लेकर के क्या स्ट्रक्चर है, क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एज ट्रस्ट यहां पर इंडिया में बनाए जाते हैं एंड फर्दर इनको रजिस्टर किया जाता है सेबी के साथ, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास इनको रजिस्टर किया जाता है। यानी कि जो प्राइवेट इक्विटी फंड होगा ये बनेगा एज अ ट्रस्ट एंड फर्दर इसको रजिस्टर किसके साथ करना पड़ेगा, रजिस्टर विद द सेबी ओवर देयर। यानी कि सेबी के जो यहां पर आपके पास यहां पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इनको रजिस्टर करना पड़ता है एंड दैट इज कवर्ड अंडर द सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिनको एआईएफ के नाम से जानते हैं। 2012 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड ये जो रेगुलेशंस है सेबी के उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर मेन गोल क्या है कि हमने यहां पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, साथ के साथ मार्केट की स्टेबिलिटी को यहां पर बनाए रखना है। इसी तरह से जो सेकेंडरी रूल्स हैं दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रेगुलेशंस, दोज वर एक्चुअली द सेबी जो वेंचर कैपिटल फंड्स रेगुलेशन 1996 है वो पर्टिकुलरली यहां पर सुपरसीड हो जाती है। यानी कि जो सेबी के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रेगुलेशंस हैं ये पर्टिकुलरली सुपरसीड करती है इनके ऊपर एंड दैट वाज पर्टिकुलरली नोटिफाइड ऑन मई 21 2012 ओवर देयर। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जो सेबी की एआईएफ है, सेबी की जो एआईएफ की जो यहां पर रेगुलेशंस है वो यहां पर सुपीरियर है to the SEBI venture capital fund regulations that came in 1996 over there. And alternative investment fund का मतलब हो रहता है किसी फंड को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया जो कि इंडिया में ही कॉर्पोरेटेड है, जो कि प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम कर रहा है। यानी कि प्राइवेटली यहां पर इस फंड को क्रिएट किया गया है एंड दैट इज एआईएफ एंड फर्दर इसे रजिस्टर होना पड़ेगा किसके पास, सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, तो फर्दर ये आगे इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर सकता है। एंड फर्दर ये अपना पैसा जो है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे फॉरेनर्स हैं एंड फर्दर यहां पर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो यहां पर इसके इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट देगी एंड जो प्रॉपर पॉलिसी यहां पर सेबी की तरह अप्रूव्ड है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर कर सकता है। एंड एआईएफ जो है इसमें यहां पर जो भी फंड्स होते हैं रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होगी एंड फर्दर जो यहां पर बोर्ड रेगुलेशन फंड्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज होगी वो इसमें कवर नहीं होती हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग ओवर देयर। एएफ टोटल सेपरेट रहता है एंड एप्लीकेंट जो है यहां पर किसी भी एएफ को रीच आउट कर सकते हैं एंड इसकी कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर हमारे पास है कैटेगरी 1 एआईएफ एंड कैटेगरी 2 एआईएफ, कैटेगरी 3 एआईएफ एंड कैटेगरी 1 जो है फर्दर सब डिवाइडेड है वेंचर कैपिटल फंड में, जिसमें एंजल फंड भी आते हैं, एसएमई फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसमें शामिल है। ये सब कैटेगरीज हैं एंड टोटल हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर कैटेगरी 1 जो ऑल्टरनेटिव हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंड है उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं।
तो कैटेगरी 1 वाले जो एएफएस होते हैं ये रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 4A में यहां पर कवर्ड है। एंड ऐसे जो एएफ होते हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली स्टेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू वेंचर्स, सोशल वेंचर्स या एसएमएज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर सेक्टर्स या और एरियाज में यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट है या रेगुलेटर्स हैं वो यहां पर इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनको यहां पर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिजायरेबल मानते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी है ताकि इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा बेटर बन पाए। ठीक है, एंड इसमें वेंचर कैपिटल फंड, एसएमए फंड्स या फिर सोशल वेंचर फंड्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर और जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है यहां पर वो इसमें कवर हो सकते हैं। एंड कैटेगरी 2 एएफएस जो यहां पर 3-4B में कवर्ड है, दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3 में नहीं आते हैं। एंड साथ ही साथ यहां पर ये लेवरेज या फिर बोरोइंग का बेनिफिट नहीं उठाते हैं अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। एंड फर्दर ये यहां पर सेबी के द्वारा परमिटेड एआईएफ रेगुलेशंस के तहत यहां पर परमिटेड होते हैं। दैट्स द थिंग रिलेटेड इट। ओके, दोज आर पर्टिकुलरली द कैटेगरी 2 एआईएफएस। तो यहां पर डिफरेंट यहां पर फंड जैसे रियल एस्टेट फंड हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए या फिर डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड हो गए, वो सभी यहां पर कैटेगरी 2 एआईएफएस में शामिल हैं। एंड फर्दर कैटेगरी 3 एएफ यहां पर आपके पास यहां पर रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 4C में यहां पर कवर्ड है। एंड पर्टिकुलरली यहां पर ये काफी ज्यादा डाइवर्स एंड कंप्लेक्स स्ट्रक्चर इनका रहता है एंड की स्ट्रेटजीज काफी ज्यादा यहां पर कह लीजिए कॉम्प्लेक्स रहती हैं। एंड ये लेवरेज का भी बेनिफिट उठाते हैं थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड द अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स ओवर देयर। तो उस इन्वेस्टमेंट यहां पर डेरिवेटिव का इस्तेमाल ये उठाते हैं। तो इसमें जो फंड्स आपके पास शामिल होते हैं जैसे हेज फंड हो गए, पाइप फंड हो गए, वो यहां पर इसमें शामिल है। तो कैटेगरी 1 में आपके पास जो भी आपके पास एसएमए फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सोशल वेंचर फंड है, वो उसमें शामिल हो गए। कैटेगरी 2 में आपके पास जो आपके पास डिफरेंट प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, रियल एस्टेट फंड हो गए, वो इसमें हो गए। एंड कैटेगरी 3 एएफ में आपके पास यहां पर हेज फंड्स एंड पाइप फंड इसमें शामिल हो गए। देन इट्स रिलेटेड टू एंजल फंड ओवर देयर। तो एंजल फंड जो है यहां पर पर्टिकुलरली एक वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1 की एक सब कैटेगरी है। यानी कि हमने यहां पर पर्टिकुलरली जो सब कैटेगरी एएफ हमने यहां पर कैटेगरी जो 1 पढ़ी थी एएफ से रिलेटेड, उसमें हमने सब कैटेगरी देखी वेंचर कैपिटल फंड की थी। उसी में यहां पर वेंचर कैपिटल फंड की एक सब कैटेगरी यहां पर एंजल फंड से रिलेटेड रहती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर जो पैसा जो एंजल फंड उठाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू ही पैसा उठा सकता है। अगर एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये वो पर्सन होता है जो पर्टिकुलरली किसी एंजल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। एंड साथ ही साथ ऐसा जो पर्सन होना चाहिए इसके जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वो कम से कम यहां पर 2 करोड़ रुपए के होने चाहिए, जिसमें इसका जो पर्सनल घर है वो उसमें उसकी अमाउंट शामिल नहीं होगी। एंड फर्दर इसके पास अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस हो, इसके पास यहां पर सीनियर एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस हो, इसके पास सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तब यहां पर जाकर के वो पर्सन एंजल इन्वेस्टर कहला सकता है, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है। एंड अगर वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसके केस में उनके जो टेंजिबल एसेट्स एंड नेटवर्थ है वो 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ यहां पर उनको रजिस्टर होना पड़ेगा रिलेटेड टू व्हाट, अगर हम किसी एआईएफ को काउंट करते हैं एज अ एंजल फंड ओवर देयर तो उसके केस में उनको रजिस्टर होना पड़ेगा या फिर एज अ वीसीएफ रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर द सेबी वीसीएफ जो रेगुलेशंस 1996 थी उसके अंडर, या फिर एज एआईएफ जो 2012 की रेगुलेशंस थी उनके अंडर उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड एंजल फंड यहां पर जो पैसा एक्सेप्ट करेंगे मैक्सिमम 3 साल के लिए पैसा एक्सेप्ट करेंगे। एंड मिनिमम टू मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट ये एंजल इन्वेस्टर से लेंगे वो 25 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेंगे। एंड अगर हम यहां पर जो प्राइवेट इक्विटी फंड की रेगुलेशंस की अगर बात करते हैं तो एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है जो पर्टिकुलरली हमारे पास इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में या पार्टनरशिप इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टी कंपनीज में, वो यहां पर जो फंड का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू द एंजल फंड ओवर देयर एंड एएफ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू कि सेबी जो है वो यहां पर टाइम टू टाइम सर्कुलर्स इशू करता रहता है कि वो यहां पर चाहता है कि मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हो ताकि एंड साथ के साथ जो एएफ के गवर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यहां पर ज्यादा इंप्रूव हो पाए। उसके रिलेटेड यहां पर वो बार बार क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली यहां पर गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं। एंड क्या क्या चीजें इसमें कवर्ड है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर ऑपरेशनल प्रूडेंशियल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होने कैसे होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से ऑपरेट करेगा फंड, क्या गाइडलाइंस है उनसे रिलेटेड। एंड फॉर द डिस्क्लोजर क्या क्या होने चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए उसके रिलेटेड। एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स क्या होने चाहिए, अगर हम कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स क्या होंगे अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हम यहां पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड क्या यहां पर लिमिटेशंस
रहने वाली हैं, एंड साथ के साथ अगर लार्ज वैल्यू फंड है एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स का, उसके रिलेटेड क्या गाइडलाइंस होंगी, कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसे होने वाली है, इसके रिलेटेड जो डाटा है वो सेबी देता रहता है ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो एंड एएफ जो है ज्यादा बेटर वे में वो यहां पर परफॉर्म कर पाए। फर्दर हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू, ये तो हो गया हमारे पास रिलेटेड टू जो हमने बात करी थी एएफ से रिलेटेड, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे थे डिफरेंट जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास स्ट्रक्चर था उसमें हम सेबी के बारे में बात कर रहे थे, ओके, एएफ के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट 2013 ओवर दिया। प्राइवेट कंपनी जो है उनको यहां पर ये अलाउड नहीं है कि वो अपने कैपिटल को पर्टिकुलरली रेज कर पाए, अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को ऑफर कर दो, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपनी सिक्योरिटीज को या फिर अपना जो इक्विटीज है उनको यहां पर ऑफर कर दे जनरल पब्लिक को एंड वो पैसा वहां से रेज कर ले, ऐसा उनको अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा वो पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि यहां पर जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी जिसमें 200 से ज्यादा जो पर्सन है वो यहां पर शामिल नहीं हो सकते, एंड फर्दर ये पर्सन जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड यहां पर इसका जो स्टेक होगा वो ये परचेज कर सकते हैं। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। जो यहां पर जो प्रोविजन है सेक्शन 42 की वो यहां पर ये कहती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा जो है वो यहां पर उठा सकते हैं। एंड फर्दर आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन्विटेशन जो है यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आप 200 से ज्यादा लोगों को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं यहां पर, लेकिन एक्सेप्शन दी गई है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि क्यूआईबीज के लिए एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज के लिए, अगर आप उनको ईसॉप के रूप में यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के रूप में यहां पर आप यहां पर अपना जो सिक्योरिटीज है वो देना चाहते हैं, ओके। अब क्योंकि यहां पर जो एसेट्स हैं वो पर्टिकुलरली जनरल पब्लिक को आप नहीं दे रहे हैं तो रेगुलेशंस जो रिलेटेड है रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट वो यहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्रूशियल स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी ओवर देयर। तो क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन में आपके पास सीड कैपिटल भी रहती है, एंजल इन्वेस्टमेंट भी होती है, वेंचर कैपिटल भी होते हैं, ग्रोथ कैपिटल भी होती है, आपके पास लेट स्टेज इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जिसमें आप पर्टिकुलरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक इक्विटी में, बायआउट्स में या फिर टर्न अराउंड कैपिटल के थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट कि क्या प्रोसेस रहता है, स्टेजेस क्या रहती हैं जब हम प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज है टीजर सेंट बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ओवर देयर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा वो टीजर भेजेगा। टीजर पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे नई वेब सीरीज आती है या फिर नया यहां पर मूवी आती है तो उसके रिलेटेड उसका एक ट्रेलर आता है, तो टीजर इज जस्ट रिलेटेड अ थिंग जिसमें सारी की सारी ब्रॉड एक आपको तरीका बताया जाएगा कि क्या चीज आने वाली है, ठीक है। तो एक कंडेंस्ड ओवरव्यू रहेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का कि क्या अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले टाइम में अवेलेबल रहने वाली है। फर्दर रिलेटेड टू नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट ओवर देयर। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यानी कि एनडीए जिसको हम कहते हैं, ये यहां पर जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं यहां पर पर्टिकुलरली जिन्होंने एक बार टीजर देखा होगा वो यहां पर उस टीजर में से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो होगी वो पर्टिकुलर आगे नहीं बता सकते, उसको पर्टिकुलरली लीक आउट नहीं कर सकते, चाहे स्टाफ को निकालने के लिए या किसी और पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फर्दर रिलेटेड टू मेमोरेंडम रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर देयर, यानी कि बैंकर जो है वो यहां पर जो पॉसिबल परचेजर होगा उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन का जो मेमोरेंडम होगा उसको एक्सेस देगा वर्चुअल फॉर्म में यहां पर जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि यहां पर पर्टिकुलरली ये इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया एंड ये यहां पर इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने यहां पर टीजर देख लिया है। अब इसमें से यहां कोई प्रोबेबल या फिर पॉसिबल जो यहां पर परचेजर है वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या करेगा, उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया उसके रिलेटेड जो फाइनेंशियल्स है एंड और सभी डिटेल्स है वो यहां पर शेयर की जाएंगी, लेकिन विद द क्लोज की आगे डिस्क्लोज कहीं पर भी नहीं करेगा। एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर की जाएगी चाहे वो स्टाफ प्रोफाइल से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट थीसिस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, ताकि वो यहां पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन यहां पर ले पाए कंपनी को एक्वायर करने से रिलेटेड। फर्दर इट्स रिलेटेड टू वैल्यूएशंस ओवर देयर, जो वैल्यूएशन यहां पर कंपनी की होती है जिसको बेचा जा रहा है वो यहां पर जो कंपनी खरीदने जा रही है उसके द्वारा यहां पर ये वैल्यूएशन की जा रही है यूजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड द प्रोजेक्शंस, यानी कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल डाटा होगा, जो प्रोजेक्शंस होंगी उसके बेस पर यहां पर जो पॉसिबल परचेजर है जो उसको परचेज करना चाहता है वो वैल्यूएशन करवाएगा। एंड फर्दर ये स्टेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज प्राइवेट इक्विटी फर्म जो होती है पर्टिकुलरली बेसिस किस बेस पर होती है, वैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्शंस के बेस पर होती है एंड फाइनेंसिस के बेस पर होती है। फर्दर रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर देयर, यानी कि जो ऑफिशियल ऑफर है प्राइवेट इक्विटी कंपनी का पोटेंशियल
पोटेंशियल बायर का, वो यहां पर पर्टिकुलरली दे दिया जाएगा सेलर को। यानी कि पर्टिकुलरली जो बायर मेक करता है सेलर को, वो यहां पर दे दिया जाएगा। तो यहां पर जो बायर पॉसिबल परचेजर बायर हो गया, वो यहां पर सेलर को ऑफर दे देगा कि यहां पर ये ऑफर की डिमांड आई है। एंड फर्दर आफ्टर जो है बैंकर ने यहां पर बिड को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो यहां पर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसने बिड को एक्सेप्ट कर लिया है, तो पर्सपेक्टिव जो परचेजर है उसको डाटा का एक्सेस दे दिया जाएगा, ताकि जो भी चीजें कही गई थी वो यहां पर डाटा को वर्चुअली एक्सेस करे। एंड साथ के साथ देख ले कि जो डाटा है वो सही में मैच कर भी रहा है। एंड एक्वायरर जो है वो सारी की सारी चीजों को देख लेता है कि सभी चीजें सही सलामत है या नहीं है। ड्यू डिलिजेंस यहां पर कर ली जाती है। फर्दर रिलेटेड टू मैनेजमेंट मीटिंग, यानी कि जब यहां पर तय हो गया कि इस प्राइस के ऊपर परचेज करे जा रहे हैं, तो दोनों कंपनीज के यहां पर जो हायर मैनेजमेंट के पर्सन है वो यहां पर इकट्ठे होते हैं एंड फर्दर आपस में बातचीत करते हैं रिलेटेड टू कि क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं इकट्ठे काम करने के। ओके, फर्दर रिलेटेड टू फॉर्मल नोटिस ऑफ इंटेंट ओवर देयर, यानी कि अब सब कुछ तय हो चुका है, एक लेटर ऑफ इंटेंट यहां पर जो होती है एक्सचेंज कर ली जाती है कि हम आपको परचेज करना चाहते हैं, हम आपको खरीदना चाहते हैं। दैट्स द थिंग रिलेटेड। तो यहां पर सेलर को यहां पर इंटेंट नोटिस, फॉर्मल नोटिस इंटेंट दे देता है कि हम रेडी हैं परचेज करने के लिए। एंड इसमें जो ब्रॉड कंडीशंस है एक्विजिशन की क्या क्या होने वाली है उनको सबको देखा जाएगा, ताकि जो यहां पर सेलर की रिप्रेजेंटेशंस है, वारंटीज है, उनको बायर इवेल्युएट कर पाए। ओके, एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ शेयर ओवर देयर। अब शेयर परचेज या फिर एक जिसको हम एसेट परचेज एग्रीमेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी रिलेटेड टू एग्रीमेंट ओवर देयर, यानी कि जो प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शन में एंटर करेगी वो सभी की सभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो वहां पर लिखी जाएंगी, रिलेटेड टू बिजनेस बिहेवियर कैसा होगा। एंड फर्दर ये जो एग्रीमेंट होगा रिलेटेड टू द शेयर परचेज एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं या फिर एसेट परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, ये एक यहां पर बाइंडिंग होगी बिकॉज इट्स अ लीगल बाइंडिंग ओवर देयर। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को यहां पर इंश्योर करना होता है कि जो पार्टीज हैं वो यहां पर पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ अग्री कर जाए इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ताकि जो डील है वो यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। फर्दर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ड्यू डिलिजेंस क्या होती है। ड्यू डिलिजेंस होता है कि आपने अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना है, आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है। इसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, कमर्शियल, लीगल कंसिडरेशन, आप साथ के साथ टैक्स डिफिकल्टीज एंड अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हो, अकाउंटिंग भी चेक करते हो, लेकिन बाकी सभी चीजें भी चेक करते हो। एंड ड्यू डिलिजेंस करने का कोई एक सीधा मात्र तरीका नहीं है, इट्स पर्टिकुलर रिलेटेड टू आप यहां पर तरीके के हिसाब से या ट्रांजैक्शन जो की जा रही है उसके हिसाब से आप अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करते हैं। एंड फर्दर यहां पर पर्टिकुलरली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसको? बायर को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहां पर एलिगेशन जो है वो यहां पर इकट्ठी कर सकता है एंड साथ ही साथ पर्टिकुलरली वो यहां पर जो भी रिस्क एसोसिएटेड है इस परचेज के साथ उसको भी कम कर सकता है। इसका बेनिफिट सिर्फ बायर को नहीं होता, सेलर को भी होता है। सेलर को यह बेनिफिट होता है कि उसको पता लग जाता है उसमें क्या कमी पेशी है। एंड इनफैक्ट यहां पर सेलिंग करने से पहले ही यहां पर जो सेलर है उसको ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए, ताकि उसको सभी कमी पेशियां पता लग जाए एंड वो उनको दूर कर ले एंड उसको सही यहां पर जो प्राइस है वो यहां पर मिल पाए। एंड फर्दर रिलेटेड टू यहां पर जो कंपनी को टारगेट किया जा रहा है उसके रिलेटेड ओवरव्यू किन चीजों से लिया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स है, चाहे कॉर्पोरेट मैटर्स है, चाहे कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स है, चाहे कंट्रेक्चुअल मैटर्स हो गए, चाहे इंप्लॉय मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, चाहे लिटिगेशन यानी कि लीगल चीजें होगी, चाहे टैक्स इश्यूज हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, उनसे रिलेटेड जो तौर तरीके हो गए, ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है, वो सब चीजें यहां पर शामिल होती है एंड उसके बेस पर यहां पर एक डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एग्जिट स्ट्रेटेजीज ओवर देयर। अब डेफिनेटली जो यहां पर प्राइवेट इक्विटी है उसको एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के बाद यानी कि 5 से 10 साल के बाद लगभग कहीं ना कहीं तो एग्जिट लेना है। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी जो होती है वो यहां पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टर का प्लान रहता है कि वो अपने शेयर्स को यहां पर सेल कर देगा एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट के ऊपर एंड फर्दर जब एक टाइम निकल जाएगा उसके बाद बेच देगा, ठीक है। एंड ये आईपीओ के थ्रू भी किया जा सकता है, यानी कि कंपनी को लिस्ट करवा दो एंड उसके थ्रू यहां पर आप अपने शेयर्स को निकाल सकते हो। एंड फर्दर यहां पर टाइम लग सकता है, आईपीओ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि जब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक आपकी पोजीशन वहां पर बनी रहेगी। सेकंड जो तरीका है दैट्स रिलेटेड टू ट्रेड सेल ओवर देयर। ट्रेड सेल के केस में क्या है कि यहां पर ये इन्वेस्टर है एंड फर्दर एक और इन्वेस्टर बेच के यहां पर खरीद इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो यहां पर ये जो इन्वेस्टर है यानी कि प्राइवेट इक्विटी यहां पर इन्वेस्टमेंट है ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा स्टेक अपना सेल कर देगा, इसमें पैसा जो है डायरेक्टली इसको मिल जाता है, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है उस पॉइंट से। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेकेंडरी बाय आउट ओवर देयर। तो सेकेंडरी बाय आउट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके केस में आप यहां पर अपने स्टेक को सेल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो आप उसको सेल के ऊपर लगा देते हो एंड फर्दर कोई और प्राइवेट इक्विटी फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। दैट्स आल्सो द सेकेंडरी बाय आउट ओवर देयर। एंड ट्रेड सेल में आप किसी भी थर्ड पार्टी परचेजर को सेल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द आप प्राइवेट इक्विटी को सेल कर रहे हैं। एंड फॉर द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू प्रोसीजर विद
टू सेपरेट ट्रैक्स ओवर देयर, यानी कि आप अलग अलग तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को बाहर निकलने के लिए, एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिकैपिटलाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ लेवरेज। तो आप लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए रिकैपिटलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है उसको पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि जो हमने डेब्ट लिया था, ठीक है, तो डेब्ट लिया था उसके थ्रू पर्टिकुलरली हम कैपिटल, इसकी इक्विटी को यहां पर परचेज कर ले। दैट्स द थिंग रिलेटेड, ओके। तो इसकी को हम लेवरेज रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। एंड फर्दर ये स्ट्रेटेजी जो होती है, इट्स अ पार्शियल एग्जिट, इट्स अ पार्शियल एग्जिट, क्योंकि कंपनी को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसके पास यहां पर एक्स्ट्रा कैश होता है, अवेलेबल हो जाता है, यानी कि हमने इक्विटी के बदले में यहां पर क्या ले लिया, लोन ले लिया, एंड फर्दर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर कैश आ गया। अब इस कैश का आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा कि इससे कंपनी की जो ओवरऑल लिक्विडिटी होती है वो यहां पर कम हो जाती है। एंड फर्दर इसका इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता है कि हम डिविडेंड पे करना चाहते हैं या फिर कंपनी के शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं, उसके लिए तो किया जा सकता है। एंड साथ ही साथ यहां पर आप किसी और बिजनेस, कोई और बिजनेस आपको टेक ओवर ना करे, क्योंकि आपका जो लोन होगा ऑलरेडी ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है वो रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पास जो लिक्विड एसेट्स है जिसके साथ वो यहां पर बिजनेस चलाएगी वो यहां पर कम हो जाएंगे। सो दैट्स द फंडा रिलेटेड, एंड दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि पहले मान लो कि ये मशीन है, मैंने इसमें एक कोड डाल दिया कि ये मशीन जो है वो इस तरह से काम करेगी, ये चीज तो ये होगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में आप सिर्फ और सिर्फ चीज बताते हो एंड वो अपने आप वो चीज करती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अब आप यहां पर नेचुरल लैंग्वेज में, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में सिर्फ कमांड देते हो एंड वो चीज वो करती है। जैसे कि हम अलेक्सा देखते हैं, अलेक्सा इज पर्टिकुलर रिलेटेड वर्ड। अब ये तो आईओटी है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अब इसमें पर्टिकुलरली क्या करें, हम सिंपली अलेक्सा को ये करते हैं टर्न ऑन द एसी, ठीक है, तो वो एसी एयर कंडीशन को ऑन कर देती है अगर आपका एयर कंडीशन कनेक्टेड है, ओके। तो इस तरह से यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। एंड इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा सेक्टर्स में है, चाहे बैंकिंग की बात करें, मेडिकल की, हेल्थ केयर की, इंस्टीट्यूट्स में, सर्वेलेंस में, या फिर और भी किसी तरीके में आप यहां पर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एलन ट्यूरिंग ने यहां पर, जो एक मैथमेटिशियन थे यूनाइटेड किंगडम से, इनको यहां पर क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया, जहां पर पर्टिकुलरली यहां पर इन्होंने कहा कि मशीन भी यहां पर क्या हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, यानी कि मशीन भी इंटेलिजेंट होगी, मशीन भी अपना दिमाग लगाएगी, मशीन भी सोचेगी, एंड फर्दर मशीन उस हिसाब से काम करके देगी। जॉन मैकार्थी, जो कि यहां पर मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने 1956 में, जब यहां पर हमारे पास पता भी नहीं था कंप्यूटर्स के बारे में, तब यहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को कॉइन कर दिया था। इसी तरह से यहां पर एआई रिसर्चर्स का एक सेमिनार हुआ था, जिसको बाद में इन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना। एंड फर्दर यहां पर पर्टिकुलरली एआई को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी माना गया, ओके। दैट वाज अ हिस्ट्री रिलेटेड। अगर हम गूगल की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गूगल की कंट्रीब्यूशन इसमें काफी ज्यादा है। सर्च इंजन एल्गोरिथम में गूगल रैंक ब्रेन यूज करता है, यानी कि आप जो चीज सर्च करते हो हूबहू उसी के हिसाब से आपको कंटेंट सामने ला करके दे देना, जबकि वहां पर बिलियंस ऑफ द लिंक्स आर देयर, बिलियंस ऑफ द टेक्स्ट एंड वीडियोस आर देयर, इमेजेस आर देयर। उन सभी चीजों को कैसे सर्च करते हैं, किस तरह से सर्च करेगा कि इतनी जल्दी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओवर देयर आपके पास वो रिजल्ट निकल के सामने रहते हैं। तो ये चीज कंफर्म हो गई थी ऑफिशियली अक्टूबर 26 2015 में, कि जो गूगल है वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहा है। मशीन लर्निंग इज जस्ट रिलेटेड टू कि एक मशीन है यहां पर, एंड पर्टिकुलरली आप उसको समझा रहे हो कि यहां पर इस तरह से काम करना है, एंड मशीन उस चीज को रिकॉर्ड करती रहती है। एंड फर्दर जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो पिछला जो रिकॉर्डेड डाटा होता है उसको साथ में लेकर के चलती है, एंड उसके हिसाब से एक बेटर आउटपुट आपको यहां पर देती है। दैट्स द मशीन लर्निंग ओवर देयर। तो काफी इफेक्टिव वे में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू एआई हब। एआई हब जो है वो यहां पर डेवलपर्स को, डाटा साइंटिस्ट जो है, जो कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल देता है जो वो अपने काम करते हुए इस्तेमाल में लेकर के आ सकते हैं। तो एआई हब जो है वो प्लग एंड प्ले मशीन लर्निंग कंटेंट है, यानी कि आपको जब चाहिए चीज तब आप उसका इस्तेमाल करो एंड फर्दर उसको अपने यूज में ले आओ। एंड फर्दर इसके जो मशीन, आपके पास एआई हब के जो कंटेंट है, इसमें पाइपलाइंस भी हैं, जुपिटर नोटबुक्स भी हैं, टेंसर फ्लो मॉड्यूल्स भी हैं, एंड और बहुत कुछ है जिसका आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हो मशीन लर्निंग
लर्निंग के अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड ये पहला स्टेप है जो पर्टिकुलर सभी कंपनीज के पास यहां पर अवेलेबल है। हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग जो रिसोर्सेज है वो उनके पास अवेलेबल है, जिनको गूगल क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर, गूगल रिसर्च के बेस पर एंड अदर टर्म्स के बेस पर यहां पर बनाया गया गूगल के अंदर ही। एंड फर्दर सेकंड बेनिफिट यहां पर यह रहता है कि बिजनेसेस के पास एक्सेस रहता है रिलेटेड टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड पोर्टल, यानी कि बिजनेस का अपना यहां पर एक पोर्टल होगा, एक प्राइवेट पोर्टल होगा, जिसके ऊपर यहां पर वो डिफरेंट जो रिसोर्सेज है एआई हब के द्वारा प्रोवाइड किए गए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फर्दर अपना जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है वो यहां पर चला सकते हैं एंड उसके बेस पर अपना काम कर सकते हैं। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू इट। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू क्यूब फ्लो पाइपलाइन सिस्टम ओवर देयर। तो यहां पर ये कंटेनर सेंटर है। कंटेनर सेंटर इज रिलेटेड टू कि हर एक कंटेनर के बीच में इस तरह से सोचिए कि पर्टिकुलर एक कोड लिखा गया है एंड ये कोड जो है पर्टिकुलरली किसी काम के रिलेटेड यहां पर इसको बनाया गया है। एंड फर्दर ये यहां पर एक कंटेनर सेंटर है, इसमें एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोसेसेस जो है वो यहां पर जुड़े हुए हैं। तो क्यूब फ्लो इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू ये कंटेनर जो है दैट्स पर्टिकुलरली क्यूब। एंड फर्दर ये यहां पर डिफरेंट कंटेनर्स को हम साथ में जोड़ सकते हैं एंड फर्दर अपने हिसाब से इनसे कामकाज करवा सकते हैं। एंड फर्दर ये सेल्फ कंटेन्ड कलेक्शन ऑफ कोड है जो पैकेजेस की फॉर्म में यहां पर। एंड यहां पर मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में हर एक कंपोनेंट जो होता है वो पर्टिकुलरली पाइपलाइन का प्रोसेस बनता है एंड फर्दर कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर वो प्री प्रोसेसिंग करेगा, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा या पर्टिकुलरली ट्रेन मॉड्यूल को यहां पर ट्रेन करेगा। तो क्यूब फ्लो पाइपलाइन जो है वो यहां पर एक नया कंपोनेंट है किसका, क्यूब फ्लो का। क्यूब फ्लो प्रोजेक्ट का नेम हो गया। क्यूब फ्लो में यहां पर क्यूब फ्लो पाइपलाइन जो है वो एक नया कंपोनेंट है जो कि यहां पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको इनिशिएट किया गया है गूगल के ही द्वारा। ओके दैट्स द थिंग रिलेटेड। तो यहां पर पर्टिकुलरली जो मशीन लर्निंग का मॉडल कोड है वो यहां पर मिलता है किसके साथ, ओवरऑल आपके कंटेनर कोड के साथ यहां पर मिलता है। जो क्यूब फ्लो पाइपलाइन होती है यहां पर एक वर्क बेंच प्रोवाइड करती हैं जिसपे आप डिफरेंट चीजों को जोड़ सकते हो, इनको मैनेज कर सकते हो, इनको डिप्लॉय कर सकते हो, इनको रीयूज कर सकते हो एंड टू एंड मशीन लर्निंग अपना वर्कफ्लो बनाने के लिए। फर्दर रिलेटेड टू गूगल डुप्लेक्स एंड होल्ड फॉर मी। सबसे पहले गूगल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो यहां पर पर्टिकुलरली जो है यूनाइटेड स्टेट में ये यूज किया जा रहा है एंड फर्दर और जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इसका जो इस्तेमाल था सिर्फ और सिर्फ पहले रेस्टोरेंट्स में किया जा रहा था रिजर्वेशंस को बुक करने के लिए, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल कहा कि और वे में भी किया जा सकता है। तो मई 2018 में गूगल ने आईओ डेवलपर कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो यहां पर सीईओ हैं गूगल के सुंदर पिचाई, उन्होंने यहां पर पर्टिकुलरली इनिशियल अनाउंसमेंट करी गूगल डुप्लेक्स के बारे में। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये सर्विस किस तरह से काम करेगी। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप कॉल करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर बोलेगा एंड फर्दर जो चीज आप बोलोगे वो उस चीज को समझेगा भी एंड उसके हिसाब से आपको रिप्लाई भी करेगा एंड फर्दर उसके हिसाब से रिजर्वेशन को भी बुक करेगा। एंड अल्टीमेटली जब रिजर्वेशन बुक हो गई है तो अपने ऑनर को यहां पर रिपोर्ट कर देगा कि ये रिजर्वेशन जो है वो यहां पर बुक हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पर्टिकुलर सिर्फ इस चीज पे नहीं है कि उसने यहां पर चीज का रिप्लाई किया, लेकिन उसने नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज, जिस स्लैंग में हम बात करते हैं उस चीज को समझना, उसको इंटरप्रेट करना एंड उसका रिप्लाई करना। ये आज की डेट में काफी ज्यादा छोटी चीज है क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ये इवन इतनी ज्यादा नेचुरल है कि इवन पोजेस या अम्स इनका भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम नॉर्मली बात करते ताकि जो आवाज है वो रोबोटिक ना लगे। एंड फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी किया जा सकता है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग कर सकते हो एंड साथ ही साथ यहां पर आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो जो आपके पास ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के पास भी एज अ ह्यूमन अगर हम डिसीजन करते हैं तो हमारे पास इतना ज्यादा अबंडेंट डाटा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मशीन लर्निंग में यहां पर पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है एंड साथ ही साथ जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड फर्दर यहां पर इसका इस्तेमाल एज अ कस्टमर सर्विस में चैटबॉट की भी तरह किया जा सकता है। अब बहुत से बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी का ईवा या और बहुत से बैंक्स हैं जिनके अपने अपने चैटबॉट्स हैं एंड फर्दर काफी ज्यादा इनका रिटर्न रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहता है, यानी कि शुरू में जो पैसा लगाया गया है उसके बदले में आपको कितना रिटर्न आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग काफी ज्यादा हो जाती है एंड फर्दर वाइडली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एप्लीकेशंस में सभी सेक्टर्स के बीच में। फर्दर रिलेटेड रोबोट वाइज पर्टिकुलरली क्या करेगा, लेट्स से कि कस्टमर C1 है, इसने यहां पर विजिट किया तो कस्टमर C1 जो है वो यहां पर पर्टिकुलर चाहता है कि उसको कोई एडवाइस मिले, तो यहां पर C1 से रिलेटेड जो भी इसका इन्वेस्टमेंट का डाटा, इसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड ऑल सभी चीजें, वो सब डाटा यहां पर इसके पास मशीन के पास अवेलेबल है। अभी मशीन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलरली अपने लॉजिक्स लगाएगी एंड बेस्ट फिटेड जो यहां पर चीज होगी पर्टिकुलरली एज पर द क्राइटेरिया ऑफ द कस्टमर ओवर देयर, वो यहां पर सामने निकाल के रख देगी एंड यहां पर C1 को मिनिमम इंटरफेयर करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम जो डाटा है वो यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्दर रिलेटेड टू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स विद द जनरल पर्पस फोकस ओवर देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका इस्तेमाल हम यहां पर स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हमारे पास टेक्नोलॉजी थी
वो कोरिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट में भी करने में भी यहां पर हेल्प कर सकती है, जिसके थ्रू हम यहां पर अनमेट सेल्स जो है उनको आगे बढ़ा सकते हैं, क्रॉस सेलिंग ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। लेट्स से देखिए कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर जो है वो यहां पर डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं। अब इन कस्टमर में से किस तरह से हम एक्चुअल में अच्छे कस्टमर बाहर निकालेंगे, दैट्स पर्टिकुलरली द वर्क रिलेटेड टू एआई एंड फर्दर उनको आगे लीड्स में कन्वर्ट करना एंड उनको आगे सेल्स करना, ये भी सारा का सारा एआई का काम बन जाएगा। तो काफी ज्यादा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है यहां पर किया जा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस पर्सन को किस चीज की जरूरत पड़ सकती है एंड उसके हिसाब से कंपनी जो इनकम है उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। फॉर द साइबर सिक्योरिटी में भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा, इतने ज्यादा लिंक्स, इतने ज्यादा लोग, ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर लेकिन वहीं पर आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आप यहां पर इस सारे डाटा को रीड आउट कर सकते हो एंड मोर ओवर आप जो भी थ्रेट्स आपको फेस होने वाले हैं या फ्यूचर थ्रेट्स हो सकते हैं, जो पैटर्न्स हो सकते हैं डिफरेंट, वो पर्टिकुलरली एआई लर्न कर सकती है एंड अल्टीमेटली उसके हिसाब से बेटर आपको गाइडेंस कर सकती है कि कौन कौन से थ्रेट्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं एंड उसके बेस पर आप यहां पर एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। एंड एआई इटसेल्फ भी अगर आप उसको यहां पर ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने हिसाब से डिसीजन भी ले, तो वो यहां पर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इसके थ्रू डाटा थेफ्ट एंड अब्यूज को भी रोका जा सकता है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्कोरिंग, रेटिंग एंड डायरेक्ट लेंडिंग फॉर द कस्टमर्स ओवर हियर। तो यहां पर जो एआई है वो वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल एंड जो नॉन ट्रेडिशनल डाटा सोर्सेज हैं वहां से डाटा को उठाएगा, डाटा को यहां पर एनालाइज करेगा एंड फर्दर एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंट ओवर देयर, कि कितना क्रेडिट वर्दी है। एंड फर्दर चाहे हो सकता है कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो काफी कम हो, इस वे में यहां पर लेंडर्स के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि वो एक नया ढांचा बना सकते हैं जिसके थ्रू उनको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसको लेंडिंग इस टाइम पर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जो कंपनीज है जैसे अफर्म एंड जो गिनी मशीन है वो इनका ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर दिस रिलेटेड टू हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम एचआईएस के नाम से जानते हैं, तो जो हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये पर्टिकुलरली डिफरेंट एआई मेथोडोलॉजीज को, टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं एंड एक यहां पर फजी एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरो फजी सिस्टम, जेनेटिक फजी सिस्टम यहां पर पर्टिकुलरली इस नाम से यहां पर सिस्टम बना देते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंट सिस्टम क्या है? फजी पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है? जहां पर आप एक के पास एक पर्टिकुलर फ्रेज है, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेज के हिसाब से नहीं चलते हो, आप यहां पर पर्टिकुलरली एआई के हिसाब से चलते हो, यानी कि इससे मिलती जुलती चीजें क्या हो सकती हैं, इस पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर चीजों को लेकर के चलते हो एंड उसके बेस पर जो एचआईएस है वो आपके पास क्रिएट होता है। तो काफी ज्यादा आपके पास एक एफिशिएंट लर्निंग सिस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड फर्दर यहां पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं लर्निंग पैटर्न्स के उनको पहचानता है, रिप्रेजेंटेशंस को पहचानता है एंड मोर ओवर जो आपके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है उनको भी ओवरकम करता है। फर्दर रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है उसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम माना जाता है, लेकिन एचआईएस यानी कि हाइब्रिड जो यहां पर आपके पास पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे से पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी कर सकते हैं एंड काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एंड मोर ओवर इसका इस्तेमाल जो है पर्टिकुलर यहां पर वाइटल रोल ऑपरेशन किसमें किया जा सकता है, चाहे कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, चैटबॉट्स में, रिस्क मैनेजमेंट में, लोन एंड लोन डिसीजन में, रेगुलेटरी कंप्लायंस में, मार्केट ट्रेंड को पता लगाने के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए या फिर ऑटोमेशन प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट जो प्रेडिक्शन है वहां पर भी हाइब्रिड सिस्टम जो है काफी अच्छा कामकाज कर सकते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छे ये यहां पर प्रेडिक्शंस आगे प्रोवाइड कर सकते हैं इस रिगार्ड में। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि अगर मैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की बात करता हूं तो ट्रोन एंड सभी चीजें जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जैसे एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो यहां पर पर्टिकुलरली इसी चीज का इस्तेमाल कर रही है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फ्यूचर स्कोप क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहां पर नेचुरल लैंग्वेज ऑलरेडी प्रोसेस हम करें और ज्यादा बेटर वे में प्रोसेस कर पाएंगे आने वाले टाइम में एंड साथ ही साथ फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द हियरिंग इनपुट, यानी कि जो भी कुछ सुना उसको स्टोर करना एंड फर्दर दैट विल बी रिलेटेड डाटा इनपुट टू यू एंड फर्दर जब ये डाटा आपके पास सेव हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप ऑटोमेटेड रीजनिंग लगाएंगे उसके ऊपर कि क्या इसका रिप्लाई होना चाहिए एंड उसके बेस पर आपको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जो है वो सभी तरह के फंक्शंस को सही तरीके से अपनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इवन अगर आप नए आइडियाज को प्रोसेस करना चाहते हैं, उनको स्टिमुलेट करना चाहते हैं, पैटर्न को समझना चाहते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। फर्दर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में टेस्ला ऑलरेडी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में पावर एआई पावर्ड रोबोट हो सकते हैं जो यहां पर इंसान के साथ साथ मिलकर के काम करेंगे एंड फर्दर एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है जहां पर जो एआई बोट होगा, एआई रोबोट होगा, वो पर्टिकुलरली जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है उनको समझेगा, इमोशंस को समझेगा कि कौन पर्सन बोर हो रहा है, कौन स्ट्रगल कर रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा, उसके बेस पे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस बना सकता है। कस्टमर सर्विस में इसका इस्तेमाल हो सकता है एंड डेफिनेटली इसमें कॉस्ट रिडक्शन काफी ज्यादा हो जाएगी, इसकी आरओआई बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, फर्दर रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क्स ओवर देयर, जैसे ना यहां पर मैं आपको बताऊं कि हमारे दिमाग में न्यूरल्स होते हैं, ठीक है, उसी के बेस पर यहां पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का नाम रखा गया जिसको हम पर्टिकुलरली सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं एंड फर्दर मशीन लर्निंग का एक सबसेट यहां पर रहता है एंड फर्दर
फर्दर ये पर्टिकुलर रिलेटेड टू क्या कि डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं उनको सीखना। जैसे हम एज ए इंसान कोई चीज सिखाकर नहीं आते हैं, हम लोग यहां पर आके चीज सीखते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में सेट बैठ जाती है एंड फिर उसके बेस पर हम अपने डिसीजन एंड हमारा काम का चलता है। सेम वे में अगर मशीन्स ऐसे करने लग जाए कि उनमें लर्निंग की कैपेसिटी आ जाए, दैट्स पर्टिकुलरली द मशीन लर्निंग ओवर देयर। तो न्यूरल नेटवर्क उसी से रिलेटेड है। नेम स्ट्रक्चर यहां पर इसका ह्यूमन ब्रेन से यहां पर है रिलेटेड टू कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हमने यहां पर एक साइन माना कि जो लर्निंग कैपेसिटी रखते हैं एंड फर्दर काफी ज्यादा यहां पर एक्सेप्शनली इफेक्टिव मेथड है यहां पर अगर ये सही से काम करता है। एंड फर्दर इसको यहां पर सुपरवाइज डाटा माइनिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर ये बहुत अच्छे से एक्सट्रीमली एक्यूरेट जो प्रेडिक्शंस है उनको यहां पर जांच सकता है। एंड फर्दर यहां पर काफी ज्यादा अडेप्टेबल रहता है क्योंकि यहां पर इसमें लर्निंग कैपेसिटी है तो काफी ज्यादा अडेप्टेबल रहता है। एंड मोर ओवर ये यहां पर लगातार डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हुए चीजों को सीख सकता है। एंड न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो सूटेबल होता है पर्टिकुलर टू रिलेटेड टू सिचुएशन जहां पर रिग्रेशन इंक्लूडेड है, यानी कि आगे वाली इनपुट आपने अभी देखनी है, आपको अभी फोरकास्टिंग करनी है, उसके बेस पर क्या क्या चीजें प्रिडिक्टिव बेस में चीजों को करना, वहां पर न्यूरल नेटवर्क काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूं इसको एएनएन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नेम से, या फिर एसएनएन यानी कि सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क के नेम से हम जानते हैं। ओके, फर्दर रिलेटेड टू कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स ओवर देयर। जो टेसी बायोस है एलेक्जेंड्रिया से, उनको यहां पर क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सेल्फ कंट्रोलिंग मशीन बनाई थी। सेल्फ कंट्रोलिंग मशीन मतलब एक फीडबैक सिस्टम होता है, यानी कि मान लीजिए स्पीड जो थी वो यहां पर 100 से ऊपर हो गई, जैसे ही इंक्रीज हुई तब एक फीडबैक जाएगी एंड फर्दर वो स्पीड को फिर से लो डाउन कर देगी, यानी कि जो भी यहां पर मोटर रोटेट होती थी उसको कम कर देंगे। इसके बेस पर यहां पर इन्होंने क्या किया, जो टेसी बायोस थी उन्होंने यहां पर एक सेल्फ लर्निंग मशीन बनाई थी। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर जो स्टीम इंजन बनाया गया था जेम्स वॉट के द्वारा, या फिर थर्मोस्टेट जो यहां पर बनाया गया था कॉलिन्स ड्रेबल के द्वारा, इन्होंने बाद में सबमरीन भी डेवलप करी थी। तो पर्टिकुलरली ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें यहां पर ऑटोमेशन की तरफ ही थी, यानी कि साइबरनेटिक्स की तरफ ही थी। कंट्रोल ट्रेडिशनल कंट्रोल थ्योरी को यहां पर हटके थी कि एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू यहां पर पर्टिकुलरली चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। एंड पर्टिकुलरली इस फील्ड से रिलेटेड इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द स्टोकेस्टिक ऑप्टिमम कंट्रोल ओवर देयर, ताकि हम इस तरह से सिस्टम को डिजाइन करें ताकि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ओवर द टाइम हम उसको यहां पर पा सके, उसको हम ऑब्जेक्टिव को रीच आउट कर पाए। दैट्स द थिंग रिलेटेड। फर्दर रिलेटेड टू कि करेक्शन क्या है थॉट के बीच में एंड लैंग्वेज के बीच में, यानी कि वर्बल बिहेवियर कैसा होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलीज किया गया था बीएफ स्किनर ने यहां पर 1957 में। इसके रिलेटेड जो यहां पर डेफिनेशन थी एंड फर्दर एक बुक थी वो यहां पर प्रोवाइड करी थी रिलेटेड टू कनेक्शन बिटवीन द थॉट एंड द लैंग्वेज ओवर देयर। अब मेनली अगर हम बात करते हैं तो एआई के मेन गोल्स क्या रहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहली चीज है हम इसके थ्रू रीजनिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी बेस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ज्यादातर जो इश्यूज थे रिलेटेड टू, पहले क्या होता था मशीन लर्निंग यहां पर रीजनिंग से रिलेटेड कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लगाए जाते थे, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। इसके बेस पर अगर हम काम करते थे तो काफी ज्यादा कंप्लेक्स एंड काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रक्चर हो जाता था एंड काफी ज्यादा वो स्लगिश भी होता, काफी ज्यादा स्लो हो जाता था, लेकिन उस चीज को एआई ने ओवरकम किया। फर्दर रिलेटेड टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपके पास डाटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी चीज किस टाइम पर बेस्ट वे में चाहिए एंड फर्दर उस चीज को प्रेडिक्ट करना, ये भी काम किसका है यहां पर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का ही है। यानी कि ऑन्टोलॉजी के तहत हमारे पास पर्टिकुलर क्या एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट रिलेशंस है, कांसेप्ट्स है, एट्रीब्यूट्स है, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम यहां पर सबसे बेटर वे में रिप्लाई कर पाए, दैट्स द थिंग रिलेटेड। तो आप कुछ इस तरह से सोचिएगा कि यहां पर आपके पास ये सारा का सारा डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये डाटा अवेलेबल है, इन्फो अवेलेबल है, इन्फोग्राफिक्स अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है एंड बीच में बैठा है एक एजेंट। जो एजेंट है दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू जिसके पास इनपुट आएगी एंड ये एजेंट होगा इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, इनका इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ आउटपुट देने की कोशिश करेगा, दैट्स एक्चुअली द एनवायरनमेंट। तो ये जो एजेंट के आसपास चीजें हैं दैट्स द एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इट। ओके, तो दैट्स द फंडा रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर उसके बाद रिलेटेड बात आती है कि रैशनल एजेंट्स ओवर देयर। तो रैशनल एजेंट की बात करते हैं तो ये कोई भी चीज हो सकती है जो कि डिसीजन बनाती है, कोई पर्सन, कंपनी, मशीन एंड इवन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर देयर, तो उसको हम एजेंट कहते हैं, रैशनल एजेंट कहते हैं जो लॉजिकल है। तो एआई सिस्टम में भी एक एजेंट होता है जैसे मैंने आपको बताया एंड फर्दर एक एनवायरमेंट होता है जिसमें वो ऑपरेट करता है। एजेंट जो होता है वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से बिहेव करता है एंड फर्दर हो सकता है कि एक एनवायरमेंट में मल्टीपल एजेंट्स आपके पास प्रेजेंट हो। एंड अगर हम एजेंट एनवायरमेंट इन एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आपके पास सर्कमस्टांसेस होंगे
एंड आपको उन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना रिप्लाई करना होता है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हो, दैट्स द फंडा रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर जो एनवायरमेंट होगा जिसमें एजेंट रहता है, जिसमें वो ऑपरेट करता है, एंड एजेंट जो होता है वो यहां पर कुछ ना कुछ चीज अगर चीज डिटेक्ट करता है उसके बेस पर वो यहां पर रिस्पॉन्ड करता है एप्रोप्रिएटली टू द एनवायरमेंट ओवर देयर। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग इज पर्टिकुलरली किस चीज से रिलेटेड है? अगर हम एजेंट एनवायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्लानिंग किस चीज से रिलेटेड है? जो यहां पर इंटेलिजेंट एजेंट होगा वो पर्टिकुलरली कैपेबल है कि वो प्लानिंग कर सकता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन बना सकता है, यानी कि जो प्रेजेंट यहां पर स्टेट है उसके एनवायरमेंट की, उसके बेस पर वो अपनी एक प्लानिंग करेगा, अपनी प्रेडिक्शंस बताएगा, अपने डिसीजंस देगा एंड वो चीज आगे फॉरवर्ड करेगा। एंड फर्दर एजेंट जो होता है वो सोल प्लेयर नहीं होता, उसको अपने यहां पर सराउंडिंग जो भी चीजें चेंज हो रही है, अनसर्टेनिटी होती है, उन सभी चीजों को लगातार भांपते रहना है एंड उसके हिसाब से नई सिचुएशंस में अपने को अडेप्ट करना है एंड उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी होती है। दैट्स अ प्लानिंग पार्ट ओवर देयर। एंड हो सकता है कि मल्टी एजेंट प्रोसेस भी हो जहां पर एक एनवायरनमेंट में एक एजेंट ना होकर के मल्टीपल एजेंट्स वहां पर हो। वहां पर प्लानिंग जो होती है लेवरेज होती है, यानी कि कोलैबोरेशन, डिफरेंट एजेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन भी होती है एंड वहां पर राइवलरी भी हो सकती है डिफरेंट एजेंट्स के बीच में कि वो एजेंट ये जाता है, वो एजेंट ये जाता है, उसके हिसाब से ये आउटपुट है, वो उसके हिसाब से वो आउटपुट है, तो क्या बेस्ट आउटपुट रहेगी उसके हिसाब से यहां पर प्लानिंग हो सकती है। जो स्वार्म इंटेलिजेंस है, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स है, वो यहां पर इन इमर्जेंट बिहेवियर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्लानिंग के बाद आती है रिलेटेड टू लर्निंग ओवर देयर। लर्निंग पर्टिकुलरली दो तरह की होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है लर्निंग विदाउट सुपरविजन ओवर देयर। जो लर्निंग विदाउट सुपरविजन है वो यहां पर कंटिन्यूस डाटा जो उसके पास रिसीवर है उसमें डिफरेंट पैटर्न्स को देखने की कोशिश करता है, यानी कि मेरे को अगर कोई पर्सन सिखाने वाला ना हो तो जो पर्सन मेरे सामने बोलते रहेंगे मैं उसमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहूंगा, दैट्स रिलेटेड टू पैटर्न। ओके, तो ये लर्निंग विदाउट सुपरविजन में वो चीज होती है। जब मैं यहां पर सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करता हूं तो यहां पर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है न्यूमेरिकल रिग्रेशन हो गया। क्लासिफिकेशन यानी कि मुझे जब सिखा रहा है कोई तो मैं इस चीज को इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट या फिर और कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ये साइंस के रिलेटेड है, मैथ्स के रिलेटेड है, उसको डिवाइड कर दूंगा, कैटेगरीज बना दूंगा। एंड रिग्रेशन इज रिलेटेड टू जब मैं यहां पर उसके बेस पर प्रिडिक्टिव होने की कोशिश करता हूं, दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। यहां पर दोनों ही कैटेगरी जो है वो यहां पर इनिशियली क्या करती हैं, डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फर्दर उनके लिए डाटा को आइडेंटिफाई कौन करेगा? ह्यूमन जो होगा, यानी कि जो डाटा उसमें डाल रहा है, सिस्टम में डाल रहा है, वो यहां पर डाटा को आइडेंटिफाई करेगा। एंड फर्दर इन द लर्निंग मेथड नोन एज रीइंफोर्समेंट, जब रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो उसके केस में जो एजेंट होता है पर्टिकुलरली उसको डिफरेंट एप्रोप्रिएट रिप्लाईज दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि कौन से सिचुएशन में, कौन से डिसिप्लिन में क्या चीज आपने बतानी है एंड कौन सी चीज डिसिप्लिन है, कौन सी चीज आपके पास सही है, कौन सी चीज गलत है, उसके बारे में ऑलरेडी बताया जाता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर लर्निंग ओवर देयर, इस पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट? ट्रांसफर लर्निंग किस चीज से रिलेटेड है? यानी कि जो स्किल्स हैं वो हमने लर्न किए किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वहां पर उसका इस्तेमाल किसी डिफरेंट, अल्टीमेटली डिफरेंट चैलेंज में उसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ ट्रांसफर लर्निंग ओवर देयर, यानी कि मैंने एक चीज एक पर्टिकुलर चीज में सीखी एंड वहां पर उसका इस्तेमाल जो है वो मैं किसी और चीज में इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैंने जो भागना सीखा वो मैंने सीखा किसमें? मैंने स्पोर्ट्स में भागना सीखा, लेकिन जब कोई मेरे ऊपर दिक्कत आई, मुझे भागना पड़ा, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू द ट्रांसफर लर्निंग ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू मोशन एंड द मैनिपुलेशन। तो रोबोट्स जो है वो यहां पर जो उनकी सराउंडिंग्स है उनको मैप भी कर सकते हैं एंड फर्दर वो वर्ल्ड में यानी कि रियल टाइम में कहां पर हैं, कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, उस चीज को भी देख सकते हैं। एंड फर्दर ये काफी ज्यादा डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं जहां पर डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स का जाना डिफिकल्ट है, जैसे स्पेस सेंटर एंड फर्दर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए या फिर डिफेंस में हो गया, जहां पर जानमाल की कम यहां नुकसान हो सकता है, वहां पर डेफिनेटली इनका फायदा जो है वो लिया जा सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एआई ओवर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो बहुत सी यहां पर जो आपके पास एआई से रिलेटेड टूल्स होते हैं, सबसे पहले वो सर्च एंड आपके पास ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि ये पर्टिकुलर सेट जो है वो मेरे पास डाटा सेट अवेलेबल है एंड बीइंग लॉजिकल मैं सबसे पहले वही चीज चेक करूंगा जो मेरे पास चीज अवेलेबल है, यानी कि मेरे पास कैटलॉग ऑफ थिंग्स जो है वो यहां पर अवेलेबल है। तो मैं यहां पर एक एल्गोरिदम जो है उसके ऊपर काम कर सकता हूं जिसको हम यहां पर एंड मींस एंड एनालिसिस कहते हैं, यानी कि जो मेरे पास चीजें अवेलेबल है उन चीजों को मैं इस्तेमाल करूंगा उसमें से पर्टिकुलरली डाटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए, निकालने के लिए। सिंपल सर्च होती है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इनसफिशिएंट होती है, काफी ज्यादा स्लगिश भी होती है, तो इसमें हम यहां पे ह्यूरिस्टिक्स और रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम जो अवेलेबल डाटा होता है उसको ऑप्शंस के बेस पर रैंक करते हैं एंड फर्दर उसमें से डाटा जो होता है विद इन सेकंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे पास डाटा सामने आ जाता है। सो ह्यूरिस्टिक पर्टिकुलरली एक टाइप हमारे पास सर्च मेथोडोलॉजी है जिसका इस्तेमाल जो है हम उन ऑप्शंस को निकालने में, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड नहीं है एंड फर्दर दैट इज कॉल्ड द क्लिपिंग द सर्च ट्री, यानी कि वो चीज आपकी सर्च से निकल जाएंगी तो डेफिनेटली आपके डाटा को स्लो नहीं करेंगी। ओके, फर्दर उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू लॉजिक, दैट इज द सेकंड थिंग ओवर देयर, यानी कि हम यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो
पर्टिकुलरली डिफरेंट लॉजिक फ्रेम्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इन कॉम्बिनेशन में से क्या क्या चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें हम प्रोपोजिशनल लॉजिक्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे और एंड नॉट हो गया, ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे उनका इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर कई जो स्टेटमेंट्स होती है लिंग्विस्टिकली यहां पर इम्प्रिसाइज होती है, यानी कि प्रॉपर्ली पता नहीं लगता। ट्रू एंड फॉल्स को छोड़ दीजिए, उसमें सही से पता लगता है। जैसे एलिस जो है वो ओल्ड है या फिर रिच है या टॉल है या हंगरी है, वो पर्टिकुलरली डिग्री या ट्रूथ हम उनको अपॉइंट करते हैं कि ये 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। 0 मतलब यहां पर फॉल्स है एंड 1 का मतलब है ट्रू है, लेकिन फजी लॉजिक में ये पर्टिकुलरली जो वैल्यू होती है आपकी 0 to 1 में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0.1 0.2 0.23 कुछ भी वैल्यू यहां पर हो सकती है, एंड जो डिग्री ऑफ ट्रूथ होगी वो पर्टिकुलरली आपकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। फर्दर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिस्टिक्स जो मेथड है फॉर अनसर्टेन रीजनिंग ओवर देयर, यानी कि कई चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होती हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सिर्फ और सिर्फ यस और नो नहीं होता है, इट्स आल्सो द थिंग रिलेटेड टू वी आर थिंकिंग, प्लानिंग, लर्निंग, विजन, रोबोटिक्स एटसेट्रा। उन सभी चीजों को भी आपने देखना है जिसके बारे में आपको पार्शियल नॉलेज है, अनक्लियर नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। तो बेसियन नेटवर्क जो है वो पर्टिकुलरली एक बहुत ही ज्यादा जनरल टूल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए किया जा सकता है, इंक्लूडिंग रीजनिंग, लर्निंग, प्लानिंग एटसेट्रा। उनमें इनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, दैट्स द थिंग रिलेटेड। एंड जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है जो पर्टिकुलर इससे से रिलेट रहता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा यहां पर वैल्यूएबल है किसी इंटेलिजेंट एजेंट के लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट है इन द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स ओवर देयर। यानी कि कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि ये एजेंट है जो इसके आसपास की चीजों के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर यूटिलिटी पर्टिकुलरली क्या है कि ये चीज इस पर्टिकुलर एजेंट के यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी चीज का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में। फर्दर रिलेटेड टू क्लासिफायर्स एंड द स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स ओवर देयर। अगर हम क्लासिफायर की बात कर रहे हैं तो इस तरह से समझिएगा कि इफ शाइनिंग देन डायमंड, यानी कि अगर कोई चीज चमक रही है तो वो यहां पर हीरा हो सकती है, लेकिन पिक इट इफ इट इज डायमंड, तो यहां पर ये जो शाइनिंग है एंड फर्दर डायमंड हो सकता है। दैट्स पर्टिकुलरली क्लासिफायर जो क्लासिफाई करता है किसी चीज को, लेकिन कंट्रोलर जो होगा वो इस चीज को बताएगा कि एक्चुअल में डायमंड है तभी हम इसको पिक करेंगे, नहीं तो हम इसको पिक नहीं करेंगे। मैं अब इसको पॉइंट को समझाता हूं आपको डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि हो सकता है कि यहां पर डाटा को माइनिंग किया जा रहा है, डाटा एनालिसिस किया जा रहा है, तो वो लगे कि ये इसका आंसर है, तो ऐसा नहीं है कि वही उसका आंसर होगा, वो सिर्फ उसको पहले चेक करेगा, परखेगा, अगर वो उसका आंसर होगा तभी उसको आगे प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। तो यहां पर जो कंट्रोलर है वो यहां पर क्या करता है, वो पर्टिकुलरली ये देख सकता है कि ये पर्टिकुलरली डायमंड यहां पर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, लेकिन हम पर्टिकुलरली क्लोजली एनालाइज सिर्फ उसी चीज को कंट्रोलर के थ्रू करवाएंगे जो एक्चुअल में मैच कर सकती है, अदरवाइज हमारा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफायर वो फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, क्लोजेस्ट जो यहां पर पॉसिबिलिटीज होती है उनको यहां पर देखते हैं, एंड फर्दर जो कंट्रोलर होते हैं पर्टिकुलरली वो यहां पर देखते हैं कि एक्चुअल में वो चीज है कि नहीं है उसके रिलेटेड। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मोर्टेलिटी ओवर देयर। अगर हम एआई की टर्म्स में एंड फॉर द एथिक्स की टर्म में देखते हैं काफी ज्यादा ये पर्टिकुलरली एविडेंट है एंड डिबेटेबल है। कई जो क्लासेस है वो यहाँ पर ये कहती हैं कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा लोग हैं उनके पास अभी पॉवर्टी है एंड उनके पास काम धंधा अवेलेबल नहीं है, एंड फर्दर जो दूसरी क्लास है यहाँ पर लोगों की वो कहती है कि यहाँ पर मैकेनिकल लेबरर्स होने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली अपनी सोच रखे। एक ग्रुप लोगों का कहता है कि यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर इतनी एडवांस नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम यहाँ पर इतना एडवांस नहीं जाना चाहते, एंड फर्दर दूसरे लोग कहते हैं कि एडवांसमेंट होनी काफी ज्यादा जरूरी है एंड फर्दर उनके असिस्टेंस के बिना हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। दैट्स द थिंग रिलेटेड इट, एंड फर्दर देयर इज अ रिक्वायरमेंट इस चीज को समझने की काफी ज्यादा यहां पर जरूरत पड़ गई है कि एआई बिकॉज इट इज ओनली थ्रू द डेवलपमेंट कि हम यहां पर किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को जानना परखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है उनको भी यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन हो एंड फर्दर वो चीजें जो है आगे काम कर पाए। दैट वुड बी द फंडा रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग काम करेंगे, तो दोनों को साथ में मिलकर ही काम करना पड़ेगा, एंड दैट वाज ऑल रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर देयर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ABFM के वो भी लर्न किए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी JRB CRB की तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। और एज आई टोल्ड यू कि कंप्लीट जो कोर्स है वो अवेलेबल है CIRB का हमारी वेबसाइट पर विच इज़ iibf.info/CIRB, उसको विजिट कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। उसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर प्रोफेसर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिल जाता है EPDF नोट्स का। दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द CIRB एग्जाम। और अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या इतने लिमिटेड टाइम में CIRB की तैयारी हो सकती है, तो येस बिल्कुल हो सकती है। आप सिलेबस प्रायोरिटी को गो थ्रू कर लो, दैट विल बी making it possible so as to clear the exam in the very limited span of time. Thank you so much and see you again
tomorrow in the next video.